हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग अपने पास में बेटा रिवाइज करने वाले, डिस्कस करने वाले पूरे का पूरा आपके पास जो चैप्टर आता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये उसका डिटेल्ड वन शॉट है, जहां पर मैं आप लोगों को बेटा सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। इस चैप्टर को आपने बेटा चाहे 6 महीने पहले, 2 महीने पहले जब भी किया होगा, आपकी सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी, रिकॉलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ बिफोर मैं स्टार्ट करूं, एक तो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहले इसी प्रकार से बेटा आप लोगों के लिए और भी वन शॉट जो है इसी चैनल पे मेरी तरफ से आते जा रहे हैं, तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसका लिंक भी आप लोगों को नीचे यहीं पे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी है जहां पर आपके बाकी वन शॉट्स भी आप लोग देख सकते हैं। साथ के साथ जो इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा उसके जो नोट्स होंगे, इसी वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन होगा। और एक बैच बना हुआ फ्री बैच है जहां पे आपके पास में इसके नोट्स देखने को मिल जाएंगे विदाउट एनोटेटेड एज वेल एज विद एनोटेटेड, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करें जरा डिस्कशन को। यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, एक बहुत ही, अगर मैं बोलूं, वेरी वेरी इजी सा टॉपिक है। ये एक्चुअली में बेटा बोनस मार्क्स है, अगर मैं पेपर के एंगल से देखूं, अगर इसका क्वेश्चन आता है। नाउ चैप्टर की जो वेटेज की बात करता हूं बेटा, आप अपने पास चैप्टर की वेटेज ले सकते हैं, 6 to 8 मार्क्स तक की वेटेज मान के चल सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपके पास अगर मैं देखता हूं 7 मार्क्स का आपके पास एंट्रीज वगैरह रिलेटेड हो सकता है, कभी हो जाए 10 का, कभी हो जाए 5 का, ऐसा भी हो सकता है, या केस स्टडीज में भी इसका क्वेश्चन बन जाता है देखने को, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर बात क्या करता है, तो बेटा बायबैक का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बायबैक का मतलब बोलते हैं दैट मीन्स जब कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद के कैंसिल करती है। सिंपल परिभाषा देखिए, हम प्लस टू वगैरह के अंदर फाउंडेशन में आप लोग अगर रूट से आए तो आप सुनते हैं कि जब कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। आप शेयर्स इशू करते हो, आप इशू ऑफ बोलते हो, इक्विटी शेयर इशू ऑफ, प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ, डिबेंचर्स, कंपनी के पास पैसा आता है। यहां हम क्या करने जा रहे हैं उसका उल्टा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब प्राइमरीली हम लेके चलते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इनका रिडम्पशन की आपके पास बात होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन का क्या होता है, सेक्शन 55 बात करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ प्राइमरीली किसको लेके बात करते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, कंपनी अपने ही शेयर्स करके क्या कर रही है बेटा, कैंसिल करने जा रही है। तो कंपनी उनको पैसा दे रही है शेयरहोल्डर को, और शेयर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स बाय बैक, ठीक है ना। तो यहाँ से कैपिटल कम होगी, जेब से पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो बायबैक का मतलब है जब कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद रही है, जब शेयर्स को बायबैक किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी बेसिकली क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी बेटा। कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शेयर्स बॉट बैक से क्या होगी, डिक्रीज इन कैपिटल हो जाएगी। और ऑब्वियसली आपके पास पैसा दे रहे हो, आउटफ्लो पैसा जा रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा, जिस कंपनी के पास पैसा होता है सफिशिएंट, वो डिसाइड करती है, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो जानी है। कैपिटल कम हो जानी है, पैसा कम हो जाएगा, यू विल पे द कैश। इट इज रिवर्स ऑफ जो इशू बोलते हैं उसको उल्टा हो गया, कैपिटल कम हो जाएगी और आपके पास में पैसा कम हो जाएगा, बाकी और भी चीजें आएगी। नाउ बिफोर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ इसकी जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग को बात लेके करूं, मैं पहले कुछ ना आपकी जो थ्रेटिकल बात है ना, जो एज अ स्टूडेंट हमें पता होनी चाहिए, मैं वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी थ्रेटिकल प्रोविजंस जो है, हम बायबैक करते क्यों वो बातें, तो 5-7 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। सबसे पहली चीज आती है बेटा ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेज ऑफ बायबैक। सर बायबैक करते क्यों है, मन में सवाल आता है, सर कंपनी बायबैक करती क्यों है, तो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर द सेम। सबसे पहला रीजन होता है बेटा, इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। सर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, यस, ईपीएस बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ समझो, मान लो कंपनी की अर्निंग्स 50 लाख है और आज हमारे शेयर है 5 लाख, तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 50 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 10 रुपए। तो 10 रुपए हमारा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस क्या हो गया, अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर्स। लेटर से कंपनी ने अपने पास में 1 लाख शेयर बायबैक कर लिए, तो अब कितने बचे, सर हमारे शेयर बचेंगे 5 लाख में से 1 लाख कम हो गए तो 4 लाख शेयर बचे। तो मुझे बताओ, अब जब आप ईपीएस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 4 लाख, 12.5। नाउ इफ यू सी, हमारे पास में बेटा जो पहले अर्निंग पर शेयर था और अब जो अर्निंग पर शेयर है, क्या वो पहले से आपके पास में बढ़ गया है, यस सर पहले से बढ़ गया, पहले से अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो कंपनी के पास में जो क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया ना यार, डिनोमिनेटर कम होगा तो वो जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर होता है कंपनी का, ठीक है ना। हाँ, इसमें हम ये मान रहे हैं कि अर्निंग्स जो है वो सेम है, एक बार के लिए कि अर्निंग्स आपके सेम है, तो आपका जो ईपीएस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा अगर कोई डाइल्यूशन नहीं है अर्निंग्स में, क्योंकि बायबैक से क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा, टू इंक्रीज द प्रमोटर होल्डिंग एज द शेयर्स बॉट बैक आर कैंसल्ड। तो सर प्रमोटर होल्डिंग कैसे बढ़ेगी, ये भी समझाता हूं। मान लो कंपनी के बेटा टोटल शेयर है 10,000, 60% शेयर जो है वो प्रमोटर के पास है 6,000, 40% शेयर बाहर के लोगों के पास है, आउटसाइडर्स के पास, ठीक है ना। कंपनी ने क्या किया, इन आउटसाइडर्स के
4000 में से 2000 शेयर बायबैक कर लिए, 4000 में से 2000 शेयर बायबैक करे गए। नाउ जब ये बायबैक करे तो मुझे बताओ अब कितने शेयर्स होंगे टोटल में? सर शेयर्स होंगे 8000, क्योंकि 10000 में से 2000 बायबैक करे तो 8 रह गए। प्रमोटर के पास तो 6000 है, और जो बाहर के लोगों के पास है अब 2000 शेयर है, क्योंकि वो कम हो गए बायबैक करने से। अब मुझे बताओ परसेंटेज वाइज प्रमोटर्स के पास कितने शेयर है परसेंटेज वाइज? पहले 60% थे, क्योंकि 6000 थे आउट ऑफ 10000, नाउ 6000 है आउट ऑफ 8000। सो उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है, परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये प्रमोटर होल्डिंग तो बढ़ रही है, ऑल्सो वो साथ में लिखता है इट डिस्करेज, ये आपका डिस्करेज करता है अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी, दैट इज टू एलिमिनेट द थ्रेट बाय शेयर होल्डर्स हु आर लुकिंग फॉर कंट्रोलिंग स्टेक। अगर बाहर के लोग जो है अपने पास में इकट्ठे होते हैं तो वो कंपनी में एक तरीके से स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब 50% ज्यादा अगर शेयर खरीद लेते हैं तो कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा एक प्रकार से। तो वो एक थ्रेट को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम डिस्करेज कर रहे हैं बाहर के लोगों को बायबैक करके कि ताकि वो कंपनी को अपने पास टेक ओवर ना कर सके, तो वो बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज व्हेन द शेयर प्राइस इन द ओपिनियन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज लेस देन इट्स वर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? हम बायबैक के बारे में जब बात करेंगे ना बेटा, हम जब भी बायबैक का ऑफर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो जनरली क्या होता है, जो मार्केट में दाम चल रहा होता है उससे ज्यादा देते हैं। मान लो आज मेरा शेयर मार्केट में चल रहा है 200 रुपए का, मैं उनको बायबैक के लिए ऑफर देता हूं 250 का, तो मैं हर शेयर होल्डर को बोल रहा हूं कि 250 रुपीज लो और अपने पास में आप बायबैक कर सकते हो, अपना शेयर कैंसिल कर सकते हो, 250 रुपए ले लो। वहां की बात ही करूंगा मैं आपके साथ ना। मैनेजमेंट को पता है क्या लगता है? मैनेजमेंट को ये लगता है कि आज जो हमारा शेयर 200 पे है ना वो अंडर वैल्यूड है, मतलब वो हमारी ट्रू पोटेंशियल जो है ना उससे कम है। मतलब कि हमारे पास एक्चुअल में हमारा मार्केट प्राइस कम से कम शेयर का हमें पूरा विश्वास है 400 रुपए तक पहुंचेगा, वह दिख रहा 200 पे है, चल रहा 200 पे है, पर पहुंचेगा 400 तक। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है यार ऐसा करते हैं हम लोग, हम ना आज 200 रुपए का चल रहा है, हमारा पोटेंशियल तो 400 पे पहुंचेगा कल को, तो आज हम 250 रुपए में 250 में बायबैक कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल को जब शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो हम इशू कर देंगे। हाँ इट इज सब्जेक्ट टू जो भी कंपनी काउंट लॉ की गाइडलाइंस है पूरी करनी पड़ती है, टाइम पीरियड वगैरह की सारी बातें, बट ये हम मैनेजमेंट की इंटेंशन बता रहे हैं कि जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आज हमारा शेयर उसकी ट्रू पोटेंशियल से कम पे चल रहा है तो आज हम बायबैक कर लेंगे और कल को जाके जब प्राइस बढ़ेगा तो इशू कर देंगे। तो यही लिख रहे हैं, टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज व्हेन द शेयर प्राइस इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट इज लेस देन वर्थ, कि मैनेजमेंट के ओपिनियन में जो उसकी ट्रू वर्थ है उससे वो कम पे चल रहा है, स्पेशली इन डिप्रेस मार्केट, ठीक है ना। तो हम एडवांटेज लेने वाले किसका? अंडर वैल्यूएशन का। फॉर इंस्टांस कंपनी अंडर वैल्यूड है तो बायबैक करेगी शेयर्स आपके पास और लेटर ऑन इशू कर देगी जब प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट क्या है? टू पे सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट फॉर द बिजनेस। कंपनी के पास वाधू पैसा पड़ा है, सरप्लस पैसा पड़ा है और कंपनी को लगता है मैं किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, तो बेसिकली कंपनी क्या करेगी बेटा, अपने पास में बायबैक कर लेती है, क्योंकि उनके देना तो कैश पड़ेगा ना, तो हमारे पास कैश सरप्लस पड़ा है। जो जनरली कैश रिच कंपनीज होती है, आप बहुत सारी देखते हैं, मतलब आईटी कंपनीज वगैरह, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे जैसे विप्रो वगैरह काफी कंपनीज है, इनका ना बहुत पीरियड बाय पीरियड आपके पास बायबैक जनरली आता रहता है, ठीक है ना। इन्फोसिस है, विप्रो, इनका आते रहते हैं कई बार बायबैक जो। सो सरप्लस कैश जो कैश रिच कंपनी होती है कई बार आपके पास ऐसा करती है, ठीक है ना। अच्छा फिर आपके पास आता है बेटा कुछ बेसिक कंडीशन है, यहाँ पे बेसिक कंडीशन है, ठीक है। बेसिक कंडीशन जो कंपनी लॉ ने दे रखी है, वो कहता है कंपनी तब तक बायबैक नहीं कर सकती जब तक बेटा वो ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ना हो। एक तो ऑथराइज बाय आर्टिकल होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है जनरल मीटिंग में। बायबैक करने से पहले क्या पास करना है? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा हम ना आगे कुछ और कंडीशंस की बात करेंगे जहां पे कंडीशन आएगी कि कंपनी ना मैक्सिमम एक बार में ना 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व बायबैक कर सकते हो। कितना? 25%। तो अब मैक्सिमम है लिमिट, हम क्वेश्चन करेंगे भी, उसकी भी कराऊंगा भी, 25% तक बायबैक करते हैं, जिसके लिए हमें एसआर पास करना है। बट उसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आप 10% तक का ही बायबैक कर रहे हो, कितने तक का? 10% तक का ही बायबैक कर रहे हो, वैसे 25 कर सकते हो, तो एसआर पास करना है मैक्सिमम, बट अगर 10% तक कर रहे हो तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। फिर ऐसा की मतलब अप टू 10% तक बोर्ड रेजोल्यूशन, 10 to 25% इफेक्टिवली आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर मिनिमम गैप होना चाहिए 1 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीवियस बायबैक, पिछले बायबैक के कंप्लीट होने के और अगले बायबैक के स्टार्ट होने के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए और बायबैक आपका 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीने के अंदर बायबैक क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। बायबैक के कुछ हमें बेटा जो मोड्स दिए गए, बायबैक कैसे कर सकते हो तो उसके तरीके हैं, जैसे
एक होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जो सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट है। ये पता है कौन सा होता है? आप हर शेयर होल्डर को क्या बोलते हो? ऑफर देते हो, जिसमें आप क्या बोलते हो, हर व्यक्ति जिसका 5 शेयर है वो 1 शेयर बायबैक के लिए मुझे दे रहे हैं, तो 20% बायबैक हो रहा है एक प्रकार से। हर व्यक्ति जिसके पास में 5 शेयर है उसको हम कह रहे हैं तुम अपना 1 शेयर कंपनी को दे दो, हम कैंसिल कर देंगे, आप पैसे ले लो आज। तो वो था प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, वो था प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। सो आप अगर गूगल पे भी देखते हैं, हम सिंपल लिखे ना बायबैक, तो दिल भी वेबसाइट कम, आई थिंक जीरोदा वगैरह करके वेबसाइट आती है, वहाँ पे पूरी बायबैक की आपके पास लिस्ट आती है कौन सी कंपनीज ने कब किया, और उसमें सबसे ज्यादा जो होता है ना आपके पास में प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला आपके पास आ रहा होता है, ठीक है ना। एक और तरीका होता है बेटा ओपन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से आपके पास करने का तरीका होता है, ठीक है ना। और एक होता है अपने ही शेयर्स को खरीदना जो इंप्लॉइज को दिए होते हैं अंडर स्कीम ऑफ, जो सर्टिफिकेट शेयर दिए होते हैं, स्टॉक ऑप्शन जो ईसॉप वाले शेयर दिए होते हैं, तो हम उसको अपने पास बायबैक करने की बात करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट तरीके हैं बायबैक करने के, ठीक है ना। नाउ मैं आपके साथ बात करूंगा जनरल एंट्रीज, थोड़ी बहुत ही ज्ञान वाली बातें वैसी होगी जनरल जिसका बहुत ज्यादा रोल नहीं आता क्वेश्चन में। यस, अब हम बात करेंगे जो अकाउंटिंग पार्ट है हमारा यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है ना। तो सर हमारा काम तो मुनीम गिरी का है, जर्नल एंट्रीज का हमने वो सीखना है। तो जनरल एंट्रीज क्या क्या डलेगी, देखो स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज आ रही है क्वेश्चन ओरिएंटेड, मतलब ऐसा नहीं वो हर क्वेश्चन में होगी। जैसे सबसे पहले ये तो कभी देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि हमें कहते हैं बायबैक करने से पहले शेयर फुली पेडअप होने चाहिए। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में शेयर फुली पेडअप नहीं है तो आप शेयर फुली पेडअप करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री डालेंगे आप? कॉल ड्यू एंड रिसीव, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये कब करेंगे? अगर शेयर पार्टली पेडअप है, जो कि इंस्टीट्यूट की जल्दी किसी क्वेश्चन में होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही फुली पेडअप होते हैं तो दिक्कत नहीं आती, बट फिर भी पता होना चाहिए। फिर आते हैं पैसा, कई बार आपको मान लीजिए कम पड़ा है, पैसा कम पड़ा है, तो आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट बेचते हो। तो वो अगर बोलेगा आपने इन्वेस्टमेंट बेची, तो क्वेश्चन विल टेल यू, क्वेश्चन विल टेल यू, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स। नाउ जब इन्वेस्टमेंट बेचोगे बेटा प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी। सर वो कैसे? बेटा मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट दिख रही है 1 लाख की और आपने बेची 130 की, तो आपने ज्यादा है बेची, तो आपको 30 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट गया कहां पे? पीएनएल में, तो 2 पीएनएल आ जाएगा। बट यही 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने 90 में बेची, तो बेटा फिर डेबिट में लॉस आ गया। तो कम या ज्यादा कहां चला गया? प्रॉफिट या लॉस? पीएनएल में। कम या ज्यादा कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर कभी कभी बोलेगा वो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे या डिबेंचर इशू करे, तो उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? सिंपल बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज पे, अगर प्रीमियम है, या डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर से। ये पता है एंट्रीज तब है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है। ये एंट्रीज के लिए बेटा क्या होता है? क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि हमने इन्वेस्टमेंट्स अपने पास में क्या करी? सेल करी, हमने प्रेफरेंस शेयर या मान लीजिए डिबेंचर्स इशू करे, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है। बट अब जो मैं एंट्रीज बताने जा रहा हूं वो आपके पास क्वेश्चन में होती ही होती है, क्योंकि चैप्टर का पर्पस ही वही है, विच इज अबाउट द बायबैक, विच इज अबाउट द बायबैक। तो ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ हमारी किताबों में जो शेयर कैपिटल दिख रही होती है वो किस वैल्यू पे दिखती है बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल बेटा सर हमेशा दिखती है फेस वैल्यू पेड वैल्यू पे, पेड वैल्यू पे दिखती है, और यहाँ फेस वैल्यू इक्वल टू पेड वैल्यू होगा क्योंकि शेयर पहले से फुली पेड होगा। तो मान के चलिए कि जो आपकी शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, और जो बायबैक करने जा रहे हैं वो जनरली क्या होता है, जो मार्केट में प्राइस होता है उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है जनरली। तो मान लो मार्केट में प्राइस 50 है, आप कहते हो और हम तो 70 पे दे रहे, तो बायबैक का प्राइस 70 है। तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? फेस वैल्यू जितनी आपकी शेयर कैपिटल दिख रही होती है और बायबैक का प्राइस कितना है। अब हमने देने 70 रुपीज है, पर कैपिटल किस पे दिख रहे? 10 पे। जैसे आप बचपन में जब एंट्री डालते थे इशू की, तो आप बैंक में पैसे ज्यादा आते हैं, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लेके जाते हो, एक्स्ट्रा कहाँ लेके जाते हो? सिक्योरिटी पे में। वैसे उल्टा होने जा रहा है। तो आप क्या एंट्री डालोगे बेटा? जब आपका कैंसिलेशन की एंट्री आएगी शेयर्स की, तो उस केस में शेयर कैपिटल डेबिट होगी ऑलवेज विद फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बेटा जी कितनी है? 10 है। बट जो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, या इसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बोल देते हैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट यूज करते हैं वही करते हैं, तो वो आएगा टोटल कितना देना है, विच इज 70, क्योंकि पे कितना कर रहे हो? 70। पर कैपिटल डेबिट किससे होगी? फेस वैल्यू, कैपिटल कम करने के लिए डेबिट। एक्स्ट्रा जो दे रहे हो उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक, वो कहां जाएगा? 60 यहाँ पे एक्स्ट्रा। वो क्या हो गया? हमारा एक प्रकार से नुकसान हो गया, हम फेस वैल्यू से जितना ऊपर दे रहे हैं, ठीक है ना। बायबैक प्राइस माइनस फेस वैल्यू वो प्रीमियम। अच्छा, पेमेंट की एंट्री क्या है? सिंपल, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 70 रुपीज पे कर दिया, 70 पे हो गया। तो ये हमारी पहले एक तरीके से कैपिटल कैंसिलेशन की ड्यू की एंट्री डली और पेमेंट की एंट्री डली। अब क्या मैंने जो ये 60 रुपीज एक्स्ट्रा दिए नुकसान है, इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा? यस। तो मैं अगली एंट्री इसी की डालूंगा, फॉर क्लोजिंग और राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन बायबैक।
फिर हम प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ करेंगे, तो वो हमारे पास प्रीमियम बायबैक क्रेडिट होगा 60 से। अब उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, तो बेटा हम अपने पास यूज करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले राइट ऑफ होगा, ठीक है ना। ये हमारा सेक्शन 52 जो कंपनी लॉ का यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, वो बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर बाय चांस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ गया, नहीं है या कम पड़ गया, तो आप यूज कर लेंगे पीएनएल जनरल रिजर्व को। तो आप अपने पास मिलके कर लेते हैं जो 60 रुपीज राइट ऑफ है। देखो वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, पर कभी कभी नहीं होता या आपके पास कम पड़ जाता है, तो बाकी आप पीएनएल जनरल रिजर्व, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देंगे, किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम को, फिर देंगे पीएनएल जनरल रिजर्व को, ठीक है ना। नाउ मुझे बताओ इन एंट्रीज से वजह से हुआ क्या, सर शेयर कैपिटल कम हुई, जो राइट ऑफ किया उससे सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया जो एक्स्ट्रा दिया, और बाकी बैंक बैलेंस कम हो गया, पर एक चीज बीच में आई, आपकी कैपिटल कम हो गई। नाउ जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, उनको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि आज आपकी कैपिटल कम हो गई, आपकी कंपनी में डेट भी है, डिवेंचर होल्डर्स है। अब उनको क्या लगेगा, उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, यार हमें पैसे दिए नहीं और आप कैपिटल कम करने चलो, जबकि अगर कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो उस केस के अंदर पहले तो बाहरी लोगों को पैसा देते ना। तो इसीलिए कंपनी लॉ ने उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, किनको, जो डिवेंचर होल्डर्स है, जो क्रेडिटर्स है, सिंपली जो आउटसाइडर्स है, उसके लिए एक नियम रखा। कहते हैं आज आप कैपिटल कम कर रहे हो, आज आप कैपिटल कम कर रहे हो, तो हम आपको कह रहे हैं आपको अपनी कैपिटल को इंटैक्ट करना है, आपको अपनी कैपिटल को इंटैक्ट करना है। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं कैपिटल को इंटैक्ट करना है, तो नाउ द फोकस शुड बी ओनली ऑन द फेस वैल्यू, योर फेस वैल्यू इज 10, पेमेंट नहीं, फेस वैल्यू इज 10। तो वो कहता है आप अपनी या तो फ्रेश कैपिटल रेस कर दीजिए, या तो अपनी फ्रेश कैपिटल रेस कर दीजिए, विच इज शुड नॉट बी ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब आप इक्विटी नहीं इशू कर सकते, फायदा क्या फिर, तो आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं। तो वो कहता है आप अपने पास में कैपिटल इशू कर दीजिए, मतलब अगर आपने प्रेफरेंशियल इशू करे हैं तो हम उसकी फेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू, कैपिटल के बदले कैपिटल, तो फेस वैल्यू। तो हमें बोलता है कि आप क्या करिए, आप अपनी कैपिटल आज जो कम हो रही है, इसको क्या करेंगे, आप अपनी कैपिटल को बढ़ाइए, आप अपनी कैपिटल को बढ़ाइए, और इसमें हम क्या चेक करेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है ना। अगर आप कैपिटल इशू नहीं कर रहे, आपने प्रेफरेंशियल इशू नहीं किए मान लीजिए, तो आपको हम बोल रहे हैं आप ट्रांसफर करिए एक रिजर्व में जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक स्पेशल रिजर्व बोला गया। अगेन ये अकेला भी हो सकता है, ये अकेला भी हो सकता है, मिलके भी हो सकते हैं। देखो अगर तो हमने प्रेफरेंशियल इशू कर दिए फिर तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कम किए या नहीं किए फिर हमें CRR भेजना पड़ता है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है। तो यहां पर में बेटा क्या होता है, ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये क्यों बनाया जाता है, प्रोटेक्शन फॉर आउटसाइडर्स के लिए, ताकि कैपिटल इंटैक्ट हो सकते है, सरल भाषा में। अब ये कितना बनता है, देखो ये बनता है जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स बायबैक करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के शेयर इशू करे, बेटा डिबेंचर होंगे उसे नहीं लेना क्योंकि कैपिटल की बात हो रही है, और सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है, फेस वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ शेयर्स इशूड। तो उतना अमाउंट हम CRR में भेजेंगे, उतना अमाउंट हम CRR में भेजेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने 1 लाख की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करें और आपने आज सिर्फ 30,000 की फेस वैल्यू के शेयर इशू करें, तो आप 70 CRR में भेजेंगे। अगर हमने 1 लाख के प्रेफरेंशियल इशू कर दिए, नहीं भेजेंगे। अगर हमने 0 के तो पूरा 1 लाख ट्रांसफर करेंगे, तो मिला के 1 लाख पूरा करना है, दैट इज द कंप्लायंस वी हैव टू मीट, ठीक है ना। सर एक तो CRR में भेजने का मतलब क्या है और इससे कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, कैपिटल कम हुई, कैपिटल इंक्रीज कर दी, उससे तो समझ आ गया कैपिटल इंटैक्ट होगी, पर CRR भेजने से कैसे होगी। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, CRR से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम पता है क्या एंट्री डाल रहे हैं, हम अपने जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स कौन से हो गए, जनरल रिजर्व, PNL फ्री रिजर्व, जिनसे डिविडेंड बांटा जा सकता है, हम उनसे अमाउंट निकाल के CRR भेज रहे हैं। इससे क्या होगा, हम कल को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे शेयर होल्डर्स को। देखो मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, कैपिटल कम हुई या तो आप कैपिटल ले आओ, पर कैपिटल कम हुई तो हम क्या करें, जो पैसा बांट सकते थे डिविडेंड के तौर पे उसे ब्लॉक कर दिया, तो हम वो नहीं बांट पाएंगे, तो बिजनेस में ही बचा रहेगा वो। तो हमने मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड वाला तरीका लगा दिया हमने CRR। और CRR का आपको पता है जो ये अमाउंट भेजते हो इस रिजर्व में, इसका पूरे कंपनी लॉ में एक लौता यूज है, कल को फिर से कैपिटल ही बनता है। कैसे, आप फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हो। सेक्शन 63 आपका बोनस शेयर्स का जो बोलता है कि CRR को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो ये कल को कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो एक तरीके से आपके रिजर्व्स आज कम हो गए डेबिट करने से, आपका सीआरआर बढ़ गया, और ये कल को क्या होगा, कैपिटल ही बढ़ाएगा ना, कैपिटल ही बढ़ाएगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन आपको आउटसाइडर्स को एक तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे कई बार बच्चों को लॉजिक नहीं पता होता सीआरआर में डालने का, तो मैं लॉजिक की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। तो फ्री रिजर्व कम हो गए, सीआरआर बढ़ गया, और सीआरआर कल को किसके लिए काम आएगा, सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, कुछ बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहले फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? व्हेन आई यूज द वर्ड फ्री रिजर्व इन एनी चैप्टर बेटा, आप कहीं बोलते हो तो फ्री रिजर्व्स होते हैं जिन रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरप्लस पीएनएल, जो एक्चुअली में पीएनएल का बैलेंस है, सरप्लस बोल दो। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व बोल दिया, जनरल रिजर्व बोल दिया, रेवेन्यू रिजर्व बोल दो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है जो बनाया किससे, जिससे डिविडेंड दिया जाएगा, या कोई भी और फ्री रिजर्व जो बोला जा रहा है फ्री रिजर्व है। पीएनएल जनरल रिजर्व जनरली होते हैं यूज, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ और भी रिजर्व्स आपको जनरली सुनने को मिलते हैं, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, लाइक रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो कब बनता है, जब एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है ना। सीआरआर जैसे हम बना रहे हैं, या डीआरआर होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिबेंचर्स को रिडम्पशन के पर्पस के लिए बनता है। ये फ्री रिजर्व की परिभाषा में नहीं आते। तो जनरल रूल क्या है, फ्री रिजर्व कौन से, पीएनएल, जनरल रिजर्व वगैरह। जो फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी, जिनके रिस्ट्रिक्टेड पर्पस है, जिनके स्पेसिफिक यूसेज है, वो फ्री रिजर्व नहीं है, जिनसे डिविडेंड नहीं मार सकते। बट अब ध्यान से सुनना, when we study 52 section 52 and section 68, तो बायबैक के पर्पस के लिए, सिर्फ किसके लिए, बायबैक के पर्पस के लिए बेटा, फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ध्यान फिर से, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या फ्री रिजर्व होता है? द आंसर इज नो, सिक्योरिटी में फ्री रिजर्व नहीं, उसके 5 ही यूसेज है सेक्शन 52 में। उनमें से एक यूसेज है कि सिक्योरिटी को यूज किया जा सकता है बायबैक के लिए। तो सिर्फ बायबैक के पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व बन जाता है। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क बेटा ये पड़ेगा, जब मैं ये एंट्री सीआरआर वाली डालता हूं तो मैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकता हूं, कैन बी यूज। हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट इसे यहां यूज नहीं करता होता, तो हम जनरली एंट्रीज में यूज नहीं करते। बट जब मैं आगे फ्री रिजर्व्स की परिभाषा बोलूंगा बायबैक के चैप्टर में, तो वी विल से सिक्योरिटी इज अ फ्री रिजर्व ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। जब आप कभी टॉपिक करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या कोई भी और टॉपिक करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी में कोई फ्री रिजर्व में नहीं आता, नॉर्मली नहीं है सिक्योरिटी में फ्री रिजर्व, बट सिर्फ बायबैक के पर्पस के लिए सिक्योरिटी में इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, ठीक है ना। तो मेरी फ्लो ऑफ एंट्रीज क्या है, देखो पैसा आने की अगर कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट बेची, प्रेफरेंशियल इशू करे, डिबेंचर इशू करे, जो भी है वो क्वेश्चन में देगा तो डालेंगे। फिर शेयर्स कैंसिल करने, शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगी, ऑलवेज विद द फेस वैल्यू। एक्स्ट्रा इज प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, पे किया तो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। ओके, राइट ऑफ किया उसको, तो राइट ऑफ कहां से करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं है तो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व आ गया, पीएनएल हो गया। सीआरआर भेजना है, सीआरआर भेजना कितना है, उसके लिए हमेशा फेस वैल्यू देखनी है, कितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करें माइनस कितनी फेस वैल्यू के शेयर इशू करें, वो सीआरआर में जाएगा, वो सीआरआर में जाएगा, ठीक है ना। और वो कैसे जाएगा, जनरल रिजर्व, पीएनएल, फ्री रिजर्व, कोई भी टू सीआरआर। क्या सिक्योरिटी में यूज हो सकता है, यस। वैसे फ्री रिजर्व नहीं है, बायबैक के लिए फ्री रिजर्व है, तो उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे जनरली एंट्रीज में करता नहीं होता, पर वो मना भी नहीं करता, तो हम अपने पास एंट्रीज में चाहिए यूज नहीं करते। हाँ, बट जब बोलेंगे फ्री रिजर्व के अंदर क्या सिक्योरिटी में है, आंसर इज यस, आंसर इज यस, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, अभी हमने कुछ कंडीशंस वगैरह और सीखनी भी है, बट पहले मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पेपर में आया हुआ 4 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी जेड लिमिटेड की 31 मार्च 2027 की, ठीक है। 4 लाख इक्विटी शेयर है 10 वाले, कैपिटल ऑफ रेवेन्यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल इन्वेस्टमेंट्स। कहते हैं कंपनी बायबैक कर रही है 20% इक्विटी शेयर्स 15 रुपए पर शेयर पे 1 अप्रैल को। तो कंपनी 20% शेयर बायबैक करनी है ना, 20% बेटा हमेशा शेयर्स का करना, तो 4 लाख का 20% शेयर्स, यानी कि हम 80,000 शेयर बायबैक करने जा रहे हैं। हमारे टोटल 4 लाख शेयर है ना, यस। बायबैक एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है, रेजोल्यूशन पास हो गया है। हाँ, इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 40 लाख वाली को 32 लाख में, एंट्रीज डाली। तो सबसे पहले पैसा आने वाली एंट्री डाल दो, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट को 32 लाख में बेचा, तो बेटा एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक में पैसा आएगा 32 लाख, इन्वेस्टमेंट्स कम होगी 40 लाख, बाकी आ गया लॉस, पीएनएल अकाउंट लॉस ऑन सेल 8 लाख का, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, क्योंकि 40 लाख की कम पे जा रही है ना, तो वो एंट्री आ गई। अब चलते हैं शेयर कैपिटल की कैंसिलेशन की, तो उसमें कितने शेयर है बेटा सर, 80,000 करेंगे, कितने 15 में है, कितने का 10 का, तो बेटा हमारे पास शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी सर, 80,000 इंटू 10, देना कितना है टू इक्विटी शेयर बायबैक 15 रुपए, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 5 रुपए। भाई फेस वैल्यू से ऊपर कितना दे रहे हैं, फेस वैल्यू से ऊपर, तो आपके पास यहां जाएगा 12 लाख, यहां जाएगा 4 लाख, क्योंकि एक्स्ट्रा इज प्रीमियम ऑन बायबैक,
अच्छा, फिर पेमेंट की एंट्री जो आ रही है इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 12 लाख पे हो गया। फिर जो प्रीमियम ऑन बायबैक उसे क्या कर देना है बेटा, अभी बोला था राइट ऑफ, उसके लिए क्या चेक करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत है 6 लाख है, तो उससे इजिली राइट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक 4 लाख, तो राइट ऑफ हो गया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना होता, कम होता, तो पीएनएल जनरल यूज कर लेते। और फिर आता है सीआरआर। मुझे बताओ सीआरआर के लिए क्या चेक करना है बेटा, सीआरआर के लिए हमेशा फेस वैल्यू चेक करनी, गांठ मान लो हमेशा फेस वैल्यू कितनी है 8 लाख। 8 लाख की फेस वैल्यू से आप तो कैपिटल कम हो रही है, क्या आपने यहाँ पे कोई प्रेफरेंशियल इशू करे, नहीं, तो आप अपने पास में 8 लाख माइनस कोई प्रेफरेंशियल इशू नहीं करे तो 8 लाख सीआरआर में भेजोगे। इसके लिए हमेशा फेस वैल्यू देखनी है, प्रेफरेंशियल कोई इशू नहीं करे तो हम 8 लाख रुपए सीआरआर में भेजेंगे। और उसके लिए किसको यूज कर लेंगे सर, उसके लिए यूज कर लेंगे सिक्योरिटी हम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट करता नहीं तो मैं भी नहीं करता, रेवेन्यू रिजर्व पीएनएल में से यूज कर लेंगे, तो रेवेन्यू रिजर्व कर लो पहले, ठीक है ना, तो रेवेन्यू रिजर्व या पीएनएल जैसे भी है 2 सीआरआर, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व बेटा, कैपिटल रिजर्व नॉर्मली फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो नहीं लेना, ठीक है ना, रेवेन्यू रिजर्व पीएनएल। तो एंट्रीज आपकी डल जाएगी, 4 नंबर बोनस मार्क्स मैंने कहा था ना, यस। अगले पे आओ, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे मेरे को लगता है आपके काफी सारे मतलब इससे रिलेटेड चीजें कंप्लीट होती है बायबैक को लेके, ठीक है ना। ये मैं क्वेश्चन हमेशा जनरली बच्चों का रिवीजन में रखता हूँ, है 15 का आया था, मतलब तब नवंबर 19 में आया था, आरटीपी का भी क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दे रखे बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान रखना शेयर कैपिटल पे, थोड़ा सा बस ध्यान रखना शेयर कैपिटल पे, विच इज इक्विटी शेयर से यहाँ पे 20 इज फुल्ली पेड अप के। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपके पास में जब हम अपने पास पहले बात करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ कि जो हमारे पास क्वेश्चन बातें लिखे, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट सिखाऊंगा वो मैं एक्स्ट्रा बात करूंगा। तो मुझे बताओ शेयर ना 20 का है, 99% क्वेश्चन में ना शेयर पता है 10 का होता है, 100 का होता है, यहाँ 20 का है, तो बच्चा वही गलती करता है। कैपिटल 50 लाख है, तो मुझे तो 50 लाख कैपिटल और 20 रुपए का, तो कितने शेयर हो गए सर, 2,50,000, तो 2,50,000 शेयर है 20 वाले, इसका थोड़ा सा रोल आ जाएगा आपके पास, और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए पहले से बाकी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, उसने क्या बोला, कहते हैं शेयर होल्डर्स ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन ऑन द डेट ऑफ द अबव मेंशन बैलेंस शीट, किस चीज को लेके, तो कहता है हम क्या करने जा रहे हैं सर, हम अपने पास में बायबैक करने जा रहे हैं 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल को, एंड डिसाइड किया कि हम ऑफर करेंगे जो प्राइस है 20% मार्केट से ऊपर। मार्केट में जो प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 30 रुपीज, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल 30, तो मुझे बायबैक का प्राइस कितना है, देखो मार्केट प्राइस 30 है पर हम मार्केट के प्राइस से 20% ऊपर दे रहे हैं बेटा, तो 30 प्लस 20% मतलब 36 रुपीज में बायबैक कर रहे हैं, 36 रुपीज में बायबैक कर रहे हैं। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है बेटा, यहाँ पर में अगर आप देखेंगे हमारी फेस वैल्यू जो है शेयर की वो 20 है, तो जो एक्स्ट्रा है प्रीमियम ऑन बायबैक वो 16 रुपये हो गया, 10 रुपये नहीं है, जनरली बच्चे को लगता है 10 है, तो मैंने ऊपर बोला था 16 है और 20 है, वो आपके पास 20 दी हुई है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी आपके पास क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसने बोला बायबैक के पर्पस के लिए हमने क्या किया, कंपनी ने इश्यू करे 14% डिबेंचर 100 वाले 20% प्रीमियम पे, तो बेटा इसकी एंट्रीज तो डली जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे 100 पे, ठीक है ना, तो ये दोनों की एंट्रीज में डाल देता हूँ, पहले पहले पैसा आने की एंट्री डाल दो जैसे, तो हमारे पास डिबेंचर इशू कर रहे 3000 14% 100 वाले 20% प्रीमियम पे, तो 100 वाले 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपये प्रीमियम, तो बैंक में आ जाएगा बेटा बैलेंस, बैंक में कितना है 3000 डिबेंचर है 120 में, डिवेंचर में गए 100 रुपये और प्रीमियम गया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर हमने प्रेफरेंशियल इशू करे 10%, 2500 2500 100 पे, तो बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल आ जाएगा 2500 इंटू 100, 2500 इंटू 100, तो विच इज 2,50,000, विच इज 2,50,000, फिर हमारा आ गया बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, ठीक है ना। फिर हमने इन्वेस्टमेंट भी बेची, कितनी 1 लाख वाली 150 में, 1 लाख वाली 150 में, तो एंट्री क्या होगी सर, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, जो कहां चला जाएगा पीएनएल में, तो बैंक में कितना है 150, इन्वेस्टमेंट कम हुई 1 लाख से और बाकी प्रॉफिट पीएनएल में चला गया। अब आते हैं बेटा जो हमने कैंसिलेशन करी वो पहले पॉइंट में थी, 25% बायबैक कर रहे हैं 36 रुपये, तो 25% बनेंगे कितने सर, 2.5 लाख शेयर है, तो पहले देखो 2.5 लाख शेयर का 25% कितना हुआ सर, 2,50,000 शेयर है हमारे आज टोटल में अभी जो है, इसके 25% हम बायबैक कर रहे हैं 62,500 शेयर,
कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं 60 to 500 शेयर। नाउ ये 60 to 500 जो शेयर है ना बेटा, ध्यान सुनना, ये हम बायबैक कर रहे हैं 36 रुपीज में, जिसमें फेस वैल्यू 20 है और 16 रुपये एक्स्ट्रा है, तो उससे एंट्री चलने का। तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 60 to 520, एक्स्ट्रा इस प्रीमियम बायबैक 60 to 516 और टोटल कितना देना है इंटू 36, तो ये अमाउंट आ जाएंगे। ब्रैकेट में इसीलिए लिखे हुए। सर हमें लिखना जरूरी है, बेटर होता है आप लिख दे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इट इज एडवाइजेबल, तभी आपको गलती नहीं होगी। फिर आपके पास बेटा पेमेंट की एंट्री है इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 20 to 50। अब मुझे तो एक्स्ट्रा कितना दिया सर 10 लाख, ये हमारा प्रीमियम बायबैक है कैपिटल से ऊपर, फेस वैल्यू से ऊपर, तो ये कहाँ से रेट होगा सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में है 12 लाख है। वैसे तो हमारे पास और भी आया था अभी 60,000 का, तो वो आपका सिक्योरिटी में यूज हो गया, सिक्योरिटी में टू प्रीमियम बायबैक 10 लाख। क्या सीआरआर में जाएगा? द आंसर इज यस। कितना जाएगा चेक करो, कंप्लायंस फेस वैल्यू, तो कितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करे 10 लाख, फेस वैल्यू देखना, क्या कुछ फेस वैल्यू के नए शेयर भी इशू करे, शेयर बोल रहा हूं, शेयर है वर्ड, तो बेटा हमारे पास शेयर इशू करे 2.5 लाख के। डिवेंचर नहीं लेना सीआरआर के पर्पस के लिए, डिवेंचर लेना और सिर्फ फेस वैल्यू पे ध्यान लगाना है। तो 1250 में से 250 के हमने अपने पास में कर दिए, तो बेटा सीआरआर के लिए क्या करना है 1250 माइनस 250, 1250 फेस वैल्यू कम हो रही है, 250 फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, तो सीआरआर में 10 लाख जाएगा, सीआरआर में 10 लाख जाएगा। अब यहां देखो सीआरआर के लिए यूज कर लेंगे सर, रेवेन्यू रिजर्व दिए रखा है, वैसे तो देखो रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन सब यूज हो सकते हैं, फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व नहीं होता। सेकेंड में हम कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट करता नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा रेवेन्यू रिजर्व कितना है 5 लाख, पर यहाँ ना एक छोटा सा और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 2 लाख इन द रेवेन्यू रिजर्व, कहता है रेवेन्यू रिजर्व सारा मत खाली कर देना, 2 लाख बचा लेना, 2 लाख बचा लेना रेवेन्यू रिजर्व में। तो बेटा रेवेन्यू रिजर्व है कितने का 5 लाख का, तो मैं 5 में से अगर 2 बचाने तो कितना यूज कर सकता हूँ सिर्फ 3 लाख। तो जब हम सीआरआर में भेजेंगे तो रेवेन्यू ऑफ यूज ही कितना होगा 3 लाख है, 5 पर 2 लाख का बैलेंस मेंटेन करना है, ना बोलता पूरा 5 यूज कर लेता। और सीआरआर कितना बनाना है बेटा 10 लाख, अभी ऊपर निकाला हमने 10 लाख है, तो बाकी कहां से आ गया पीएनएल से आ गया, बैलेंसिंग फिगर 7 लाख। तो वो पॉइंट आ गया कि बैलेंस इतना मेंटेन करना है, वो पॉइंट आ गया बैलेंस इतना मेंटेन करना है। यहां तक हमें बात समझ आ गई, यहां तक वही एंट्रीज है, पैसा आने की थी, चलो डिबेंचर भी इशू करे, प्रेफरेंशियल भी इशू करे, और वो एंट्रीज जो हमारी कैपिटल की कैंसिलेशन की आई, पेमेंट की आई, राइट ऑफ की आई और सीआरआर की आई, वो एंट्रीज आ गई। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज अबाउट बेटा बोनस। ना बोनस इशू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोनस होता है जब कंपनी मुफ्त के शेयर इशू करती है, जब कंपनी मुफ्त के शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको मैं समझाता हूँ जरा आपके साथ में कि बोनस शेयर्स में एंट्री डलती क्या है, करते वैसे फाउंडेशन रूट से आते हो तो वहां पे क्या होता है चैप्टर पर, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो नहीं क्या हुआ या डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट भूल गए जो भी है, तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में उसकी भी एंट्रीज आती है। तो बेटा बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं उन्हें हम फ्री में शेयर इशू करें बिना कोई पैसे लिए, तो हम फुल्ली पेड शेयर देने की बात कर रहे हैं। तो फुल्ली पेड शेयर होल्डर सेक्शन 63 बोलता है आप जो एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड शेयर हो फुल्ली पेड शेयर दे रहे हो। नॉर्मली इशू करने बेटा बैंक टू कैपिटल एंट्री होती है, पर यहाँ पे आप कैपिटल तो बढ़ेगी, शेयर इशू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, बट पैसा नहीं आ रहा। तो पैसा नहीं आ रहा तो आपके क्या कम होते हैं बेटा रिजर्व्स, जो एंट्री का नेट इफेक्ट यही है, पर हम इसे इस अप्रोच से दिखाते हैं, रेफरेबल अप्रोच जो है। हम पहले क्या करते हैं रिजर्व्स को कम करना है टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू फिर शेयर कैपिटल, तो हम दो में तोड़ के दिखाते हैं ऑलवेज। नेट इफेक्ट क्या है, रिजर्व्स कम होंगे कैपिटल बढ़ेगी, पर दिखाने हमने ऐसे दो एंट्रीज तोड़ के दिखाने। सर रिजर्व्स कौन से यूज करेंगे, तो बेटा रिजर्व्स यूज कौन कौन से कर सकते हैं, व्हेन वी स्टडी अपना सेक्शन 63 तो बोलते हैं सबसे पहली तवज्जो देनी है सीआरआर को, क्योंकि वो सुपर स्पेशल रिजर्व है, उसका इकलौता यूज है तो पहले उसको देंगे। वो नहीं है कम पड़ गया तो सिक्योरिटी में, वो नहीं है कम पड़ गया तो फिर फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह। पर हमारा इस चैप्टर के अंदर जब भी बोनस आएगा तो आप इसी से निकल जाएगा, क्योंकि आप ताजा ताजा तो सीआरआर बनाते हो या हो सकता है कोई बैलेंस शीट में पड़ा हो, तो इसलिए सीआरआर ही यूज हो जाता है बस, ठीक है ना। तो ये हमारी बोनस की बेसिक एंट्री डलती है, जिसे मैं एक बार के लिए देखो इस क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो कहता है लेटर द कंपनी ने इशू करे 3 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स 20 वाले बोनस के तौर पे फॉर एवरी 15 शेयर्स हेल्ड, हर आपके पास में 15 शेयर्स के बदले में 3 शेयर बोनस का दे रहे। अब सवाल उठा हमारे शेयर्स है कितने, बच्चा वही गलती करता है, सर हमारे 2,50,000 शेयर हैं,
किसको देना? सिर्फ इक्विटी वालों को। प्रेफरेंस को हम देते नहीं जल्दी, अगर हाँ बोल दे तो बात अलग है, नहीं भी बोलता तो नहीं देना, ठीक है। आपके पास स्पेशली बोले प्रेफरेंस का तो आता है, वरना नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी। तो आप इक्विटी वालों का, यहाँ बोला इक्विटी वालों का है, प्रेफरेंस का ही नहीं। अगर ना भी वर्ड लिखा होता है इक्विटी तो भी हम इक्विटी को ही बोलते करते, ठीक है। अब बेटा 250 में बच्चा कहता है बोनस दे देते हैं, बेटा 250 मत देना, क्योंकि आपने 62,500 शेयर बायबैक भी तो कर लिए, तो आपके बचे भी तो कम है। तो बचे ही कितने शेयर थे? 187,500। इस 187,500 का आपको करना है 3/15, हर 15 के बदले 3 शेयर, तो बने 37,500 शेयर। जितने शेयर बचे हैं उनके ऊपर लगाना है ना बायबैक का, जितने शेयर बचे हैं, तो 37,500 शेयर बचे हैं, उसके ऊपर आपने 20 रुपीज का आपका पेड अप कैपिटल है जो आपका फेस वैल्यू है, तो इंटू 20 कर देंगे, 7.5 लाख, तो 7,50,000 का आपका आ जाएगा बोनस का अमाउंट। तो इसकी 2 एंट्रीज चलेगी, चेक करो, ये बोनस की एंट्रीज है, ये बोनस की एंट्रीज है बेटा जी। तो CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर, क्योंकि अभी तो CRM भेजा हमने, ठीक है ना, 10 लाख भेजा था तो 7.5 लाख ही चाहिए, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हमेशा क्या बायबैक के करने के बाद कम हो गया, उस पर लगाना स्कीम 3 फॉर एवरी 15 इंटू जो शेयर की फेस वैल्यू है। तो उससे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका निकल के आ जाएगा कि कितना बोनस का अमाउंट बनता है, और एंट्रीज वो डाल दो। अच्छा, इसके बाद ना क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा था थोड़ा, तो ऑब्वियसली आपसे एंट्रीज के बाद क्या मांगी थी? बैलेंस शीट भी मांगी थी। तो बेटा बैलेंस शीट जब बनानी है ना, बस आप लोगों को देखना जो क्वेश्चन में एंट्रीज डाली उसका इफेक्ट लेना है। इसमें प्राइमरीली जो आपके पास फर्क होता है ना, वो जनरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में जनरली 3 चीजों फर्क आता है, कैपिटल, एक रिजर्व ऊपर नीचे, और एक बैंक बैलेंस। हाँ, इन्वेस्टमेंट बेस्ड होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में क्या है, मैं उस पर चलता हूँ। जैसे प्रेफरेंस वाली तो आपके पास 10 लाख है, और आपने अपने पास में 2.5 लाख की और इशू करी, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 12.5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी 12.5 लाख। इक्विटी वाली इंपॉर्टेंट है, इक्विटी वाली इंपॉर्टेंट है। अब आप नंबर से चल लो या जैसे मर्जी चल लो, आपके टोटल में 2.5 लाख शेयर से आपने 62,500 अपने पास में बायबैक करे, और 37,500 आपने बोनस के इशू करे, तो बेटा आपके पास में 2,25,000 शेयर हो जाएंगे। तो वही लिखेंगे 2,25,000 शेयर है 20 वाले, 45 लाख। हाँ, आपको डिस्क्लोजर देना होता है जितने शेयर बायबैक करे, जितने बोनस के तौर पे इशू करे, और जितने अगर अदर देन कैश है, जिसे हम अलग चैप्टर में भी सीखते हैं। तो यहाँ हमारे पास में बेटा बायबैक करे वो भी हमने बता दिया, और जो बोनस के करे वो भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया डिस्क्लोजर के लिए। तो ये हमारी शेयर कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी। फिर आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का सबसे आसान तरीका क्या है? क्वेश्चन ने जो रिजर्व दिए उनको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस कर दो जो आपने एंट्रीज में किया। जैसे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, कैपिटल सब 1 लाख था, क्या वो 1 लाख का 1 लाख इंटैक्ट है? यस, वो 1 लाख ही आ जाएगा। फिर अगला देखो, सिक्योरिटी में हम था 12 लाख। अब सिक्योरिटी में हम 12 लाख था बेटा, पर उसमें से आपके पास 60,000 आपने जो डिबेंचर इशू किए थे वो ऐड हुआ, और जो आपने 10 लाख रुपए राइट ऑफ किया था प्रीमियम बायबैक को माइनस हो गया, एंट्रीज में प्लस माइनस हो गया। देखो रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट किया तो बढ़ जाएगा, डेबिट किया तो कम हो जाएगा। अच्छा, क्या हमें ये ब्रैकेट में दिखाना कंपलसरी है चीजें? मतलब एक एक लाइन आइटम ऐसा कंपलसरी नहीं बोलूंगा, दिखा देना ठीक है, बट आप सीधा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 12 लाख प्लस 60 माइनस 10 लाख, ठीक है ना। फिर अगला कौन सा है? रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व था 5, पर हमने यूज 3 किया था बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा था 2 लाख मेंटेन करना है, तो वो 2 लाख रह गया। फिर आपके पास है पीएनएल अकाउंट 20 लाख। तो पीएनएल अकाउंट में क्या क्या चीजें? पीएनएल अकाउंट में बेटा आपके पास 20 लाख था, एक आपका सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी प्रॉफिट में, देखो ये प्रॉफिट गया था 50,000 का, तो ये 50 का प्रॉफिट आया वो ऐड हो गया, और एक जो हमने CRR के लिए यूज किया माइनस हो गया 7 लाख, तो इतना बचा 1350। और फिर आता है बेटा आपके पास में एक जो दिया हुआ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो एज इट इज है 550, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन आ जाएगा 550। ये तो है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना पड़ता है जो क्वेश्चन में आपने यूज किया, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं था, CRR जो बनाया और जो बोनस के लिए यूज किया, तो हमने वो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। CRR हाँ पहले से होता है ना तो बच्चा भूलता नहीं है, क्योंकि पहले का बैलेंस तो आईडी हो जाएगा अब जो बनाया, पर ये पहले नहीं था। तो 10 लाख माइनस 750 जो बोनस के लिए यूज किया, कितना बचा? 250। सब कर करा के आपके पास निकल के आ जाएगा कितना बैलेंस बचा है रिजर्व्स का, ठीक है ना, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर डिबेंचर जो है बेटा वो हमारे पास थे कितने के? 12.5 लाख के, और हमने इशू भी किए थे कुछ 12.5 लाख में 3 लाख के, तो वो 15.5 लाख हो जाएंगे।
3 लाख के इशू किए थे ना, बढ़ गए, तो वो नीचे दिखा भी दिया यहाँ पे 15.5 लाख। देन आपकी करंट लायबिलिटीज ट्रेड प्रोविजंस ये आपकी सेम है, पीपी आपके पास सेम है 1,75,000। इन्वेस्टमेंट्स आपके पास में बेटा हमने 3 लाख वाली थी, वो तो अपने पास इसमें से वह 1 लाख वाली बेच ही दी थी, तो बची कितनी 2 लाख की, बची कितनी 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट, 3 लाख में से 1 लाख की बेच दी थी हमने, 2 लाख की बची, ठीक है ना। इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है 2 लाख की, तो वो 2 लाख की एज इट इज ही आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब सिर्फ बैंक वाली एंट्रीज देखना, प्लस माइनस, जब जब आया था डेबिट हुआ प्लस, जब जब क्रेडिट किया माइनस। तो बैंक पहले से कितना था 1575, तो 1575 बेटा पहले से था, इसका नोट बनाया हुआ देखो। पैसा 3 चीजों से आता है, इन्वेस्टमेंट बेच के, रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, इन्वेस्टमेंट बेच के सारा आया था। और हमने पे किया किसको, जो बायबैक की था। जो भी एंट्रीज में आपने डेबिट किया क्रेडिट किया वो करके आ जाएगा। आप नोट बना दो या ब्रैकेट में लिख दो उसके नोट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, तो भी ठीक है। 85,000 बैंक बैलेंस आ गया, और इसके साथ ही बैलेंस शीट क्या हो जाएगी बेटा जी, टैली हो जाएगी। तो बैलेंस शीट इज नॉट समथिंग कि आपकी कोई मुश्किल पार्ट है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट आने से वो लंबा क्वेश्चन होता है, थोड़ा मार्क्स का भी ज्यादा होगा। हाँ, ध्यान किस पे रखना है, 3-4 चीजों पे ज्यादातर क्वेश्चन होता है। शेयर कैपिटल तो ऊपर नीचे हो ही रही है, रिजर्व में फर्क पड़ रहा है, बैंक बैलेंस, हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे डिवेंचर इशू करे तो आ जाएगा, आपके पास प्रेफरेंस इशू करे या इन्वेस्टमेंट बेची तो उसका प्रॉफिट आ गया, इन्वेस्टमेंट कम होगी, वो एक्स्ट्रा चीजें, बट प्राइमरली 2-3 जगह फर्क पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आई मार्को, यस सर। अच्छा, जैसे बोनस का एक पॉइंट है ना, कभी कभी क्वेश्चन बेटा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर हम आगे बढ़े। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नो ये क्या चीज है, जैसे बेटा आप इक्विटी वालों का भी हम बायबैक कर रहे हैं तो कैपिटल कम हो रही है, एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रीमियम बायबैक, वैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन कहीं पर बोलते हैं आप प्रीमियम पे आप उन्हें रिडीम वगैरह कर रहे हो, जैसे ठीक है ना, रिडीम मतलब रीपेमेंट कर रहे हो उनको, तो उसके लिए सेक्शन 55 है जिसकी एंट्रीज कभी कभी क्वेश्चन यहाँ बोल देता है। तो मैं इसको भी समझाने के लिए सिमिलर एंट्रीज लगेगी बायबैक की, छोटा मोटा आपका टेक्निकल एलिमेंट का फर्क है बस, और कुछ नहीं। तो बेटा मान लीजिए हमारा प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 का है, हम रिडीम कर रहे हैं उसे 120 में, तुम्हारी क्या एंट्री चलेगी, आप फिर से वही ड्यू की एंट्री पहले कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल हमेशा किससे कम होगी बेटा, फेस वैल्यू से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि वो दिखती है किस पे, फेस वैल्यू पे। हाँ, एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो जैसे यहाँ प्रीमियम बायबैक था, यहाँ हो जाएगा प्रीमियम रिडम्पशन 20 रुपीज। 2 ड्यू किया तो क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 120। फिर आप जब पेमेंट की एंट्री डालते हो तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, पेमेंट की एंट्री आ गई 120 पे कर दिया। देन ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम रिडम्पशन इसको क्या करना है, राइट ऑफ, तो राइट ऑफ करेंगे तो किससे, सिक्योरिटी पे, पीएनएल जनरल टू प्रीमियम रिडम्पशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, सिक्योरिटी में अगर है तो पहले उसे, नहीं है कम पड़ गया तो फिर पीएनएल जनरल टू प्रीमियम रिडम्पशन। अब यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल फर्क है, मतलब जो हम कंपनी लॉ जब पढ़ते हैं बारीकी में तो वहां से आता है सिक्योरिटी भी हमको लेके, बट यहाँ पे प्रोविजन क्या है राइट ऑफ में, अगर हमारी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है और जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना है विद एएस अंडर सेक्शन 133, अगर हमारा ये केस होता है तो हम सिक्योरिटी हम यूज ही नहीं कर सकते, किसके लिए, प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने, फिर सिर्फ पीएनएल जनरल यूज करेंगे, फिर आप पीएनएल को यूज करके आ जाएंगे। बट अगर वो नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, आप क्वेश्चन बताता नहीं तो आप कोई भी असम्पशन ले सकते हो, कोई भी, आप नीचे असम्पशन लिख दो, हमने ये माना है कि कंपनी प्रिस्क्राइब्ड और उसकी फाइनेंशियल कंप्लाई करना है तो आप यूज मत करो, अगर हम मानते हो अलग कंपनी है तो आप यूज कर लो, जैसे भी आपको है, वो आपकी असम्पशन है, वो असम्पशन ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे भी आप कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आता है सीआरआर, सेम तरीके से जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के शेयर इशू करे, उतना अमाउंट कहाँ जाना है, उतना अमाउंट आपका जाना है बेटा जी सीआरआर में, उतना अमाउंट कहाँ जाना है, सीआरआर में। सेम फेस वैल्यू है, फिर से सेम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, फेस वैल्यू चेक करनी होती है ना। यहाँ पर मैं छोटी चीज का फर्क क्या है, देखो एंट्री तो वही बढ़ेगी, जनरल रिजर्व पीएनएल टू सीआरआर, फ्री रिजर्व कम होंगे सीआरआर बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे ना आप सिक्योरिटी को यूज ही नहीं कर सकते। देखो मैंने बोला था बायबैक में आप यूज कर सकते हो, इंस्टीट्यूट एंट्री में करता नहीं, बात अलग है, पर बायबैक के पर्पस के लिए सिक्योरिटी इज अ फ्री रिजर्व, बट यहाँ पे सिक्योरिटी यूज ही नहीं हो सकता, सिक्योरिटी यूज ही नहीं हो सकता, इवन एज पर दी लॉ, इवन एज पर दी लॉ दैट इज नॉट परमिसिबल, दैट इज नॉट परमिसिबल कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, वहां हम सिर्फ जनरल पीएनएल ही यूज कर सकते हैं, वो तो हम बायबैक में भी इन्हीं को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंट्रीज हमारी डलती है किसको लेके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेके, जो मैंने आपको समझानी थी, ठीक है ना। यस सर।
अब बेटा वो आ जाएगी एंट्रीज हमारे ये क्वेश्चन में आगे जाके आएगी। अब आते हैं हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट इसमें इसी चैप्टर में आता है, दैट इज 3 टेस्ट कंडीशंस। सर ये क्या चीज है? बेटा हमारे कंपनी लॉ ने ना कुछ कंडीशंस दे रखे जिसे फुलफिल करना होता है जब भी आप बायबैक करने जाते हैं। वैसे कंडीशंस हमेशा पूरी करनी है, वैसे कंडीशन हमेशा पूरी करनी है, बट हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन आपको लिखता है, वो पूछता है वेदर द बायबैक इज परमिसिबल एज पर द कंपनीज एक्ट। वो खुद लिखेगा क्या जो हम बायबैक करने जा रहे हैं क्या परमिसिबल अंडर द कंपनीज एक्ट है, या आप खुद बताइए मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना है, वो आपसे पूछने जा रहा है, तो हमें कंडीशन लगाएंगे। ये 3 ना टेस्ट है एक प्रकार के, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और हर टेस्ट आपको ये बताएगा मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि आपने 15,000 शेयर बायबैक करने हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है आपने 15,000 शेयर बायबैक करने हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुना मेरी बात, हम ना तीनों टेस्ट लगाएंगे और तीनों टेस्ट से शेयर निकल के आएंगे, तीनों टेस्ट से शेयर निकल के आएंगे कि मैक्सिमम कितने बायबैक। अभी समझाता हूं। तो मान लो पहले टेस्ट से हम 12,000 बायबैक कर सकते हैं, ठीक है ना, या पहले टेस्ट से हम अपने पास में 20,000 शेयर बायबैक कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट से हम 25 कर सकते हैं, और तीसरे टेस्ट से हम 22,000 शेयर बायबैक कर सकते हैं, और ये तीनों मैक्सिमम बताते हैं। अब अगर मुझे तीनों कंडीशंस को पूरा करना है तो मैं कितने बायबैक करूंगा? अगर तीनों कंडीशन तो तीनों को ही पूरा करना है तो बेटा मैं उसमें से, क्योंकि हर कंडीशन मैक्सिमम बता रही है, तो मैं सबसे जो लीस्ट होगा ना उतने बायबैक करूंगा, सबसे जो लीस्ट होगा ना उतने ही मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं। तो तीनों में से जो आपके पास सबसे लोएस्ट होगा वो, क्योंकि मैक्सिमम आ रहे ना, आप समझो आप कहते हो मैं 25,000 बायबैक कर लूंगा, कैसे कर लोगे? ये कंडीशन ही फिर फेल हो जाएगी, क्योंकि हर कंडीशन मैक्सिमम बताएगी। तो इसलिए हम तीनों में से क्या उठाते हैं जो सबसे लोएस्ट है, क्योंकि वो तीनों को पूरा करके। हाँ, अब क्योंकि कंपनी करना चाहते 15 जो कि इसके विद इन है, तो हम कर सकते हैं। अगर कंपनी कहती है हम अपने पास 21,000 बायबैक करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हम नहीं कर सकते, हम 20 कर सकते हैं। तो ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा भाई इस बताओ कितने कर सकते हो, हम कंडीशन से ही निकाल के बताएंगे कि 20 कर सकते हैं, फिर हम उसी की एंट्रीज वगैरह डालेंगे। पर एक कब कंडीशंस लगानी है? जब क्वेश्चन इसके बारे में बोलेगा मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, वेदर बायबैक इज एज पर कंपनी एक्ट। हमने पिछले भी क्वेश्चन करे ना, अभी वहां सीधा बोलता था इतने बायबैक करे एंट्री डालो, वहां नहीं चेक करनी, क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। अब सर ये कंडीशंस है क्या? अब मेरे साथ आ जाओ, एक एक करके कंडीशन को समझना। यस सर, इन कंडीशन को समझने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन से भी आपको समझाता रहूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे पेपर में क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, ठीक है ना, हम क्वेश्चन कराऊंगा इसके काफी सारे आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 17 के आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 वाले, तो 600,000 है, 600,000 मतलब 6 लाख हो गया, तो हमारे पास 10 रुपए के हिसाब से रिजर्व दे दिए। जन रिजर्व सिक्योरिटी में हम पीएनएल रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, मतलब फ्री रिजर्व नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोन फंड्स। कह रहे 1 अप्रैल को कंपनी बायबैक करना चाहती है 14,000 शेयर 10 वाला, कितने में? 30 पे। बायबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल से रेजोल्यूशन पास हो गया। अब देखो नीचे क्या लिख रहा है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। आप बताओ मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? अगर इसी बस पैराग्राफ लिख के बोलते ना एंट्रीज डालो, तो अब तक जो क्वेश्चन किए थे वो कर देते, फिर हम ये ना चेक करते कि क्या 14 बायबैक कर भी सकते हो कि नहीं। पर अब बोल रहा है आपने चेक करना है मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। तो हमारे कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट है। कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये टेस्ट बोलता है आपके जितने टोटल शेयर्स है ना, टोटल जितने आपके इक्विटी शेयर्स है उसका 25% आप एक बार में मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है बायबैक करने की? 25% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स। आप सीधा टोटल इक्विटी शेयर उठाओ, उसका 25% कर दो। तो जैसे यहाँ पे है 600,000 इज 6 लाख, मतलब इन अमाउंट अगर देखोगे तो शेयर्स बन के 60,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का है ना, तो हम उसका 25% हो जाएगा। तो पहला टेस्ट आपके पास शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स है 60,000, 25% कितने हो गए? 15,000। तो ऊपर समराइज करते रहते हैं, जहाँ पे हमारे टेस्ट का बताते रहेंगे। इन 1000 से लिख रहे हैं हम लोग, आप नॉर्मल लिखना है नॉर्मल पूरा लिख लो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से कितना है? 15,000। सीधा टोटल इक्विटी शेयर्स का 25%। दिस द सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट स्टेप। टोटल जितने इक्विटी शेयर्स हैं उसका 25% आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। तो टोटल है 60,000, उसका 25% हो गया 15,000। दूसरा टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों रिसोर्स टेस्ट। ये पैसे को लेके आ रहा है, पर निकालेंगे शेयर। तो ये कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना है, ये अमाउंट पे देता है। कहता है हमारी जेब से मैक्सिमम एक बार में पैसा रोकड़ा कितना जा सकता है। तो कहता है
25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। जो आपकी पेड अप कैपिटल है अमाउंट में और जो फ्री रिजर्व्स है उसको ऐड करेंगे, उसका 25% आप मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं। परसेंट ये तो पैसा आएगा। इसे शेयर जानने के लिए क्या करते हैं, इस अमाउंट को जो आपके पास आएगा उसे डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से, पर शेयर कितना देने जा रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, फ्री रिजर्व भूलना नहीं है, इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो फ्री रिजर्व। बोला था ना, हाँ, तो लेना है, भूलना नहीं है। बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, तो वो लेना नहीं भूलना। तो देखो अमाउंट मैं आता हूं कैसे यूज करते हैं इसको। तो आप देखो आपकी कैपिटल कितनी है, 600। यस सर, तो हमारे रिसोर्स चेस्ट में क्या होगा, ये शेयर आउटस्टैंडिंग था रिसोर्स चेस्ट। पेड अप कैपिटल हमने लिखी बेटा 600, ठीक है सर। फिर आया आपके फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या, जन रिजर्व आएगा, यस आएगा, सिक्योरिटी में आएगा, यस आएगा, पीएनएल आएगा, यस आएगा, तो ये तीनों आ जाएंगे। हाँ, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये फ्री रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटी में वैसे फ्री रिजर्व नहीं है, बट बायबैक के लिए उसे माना जाता है, उसे लेना नहीं भूलना, उसे लेना नहीं भूलना, ठीक है ना। बाकी तो नहीं है। तो 500, 200, 100, तो ये तीनों ऐड हो गए, बना 840। इसका अमाउंट ऐड कर दो। ये क्या बना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इसे हम एक और अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जिसका आगे मेरा रोल आएगा एक जगह, तो ये बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड्स। इसका मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो, 25%, तो 25% कर दोगे इसका, 360 आया। और इसे डिवाइड करना है, ये आया 25% पेड, इसे डिवाइड कैसे करना है, जिस प्राइस पे हम बायबैक करेंगे। पर शेयर कितना देने जा रहे हो, तो पर शेयर सर हमने देना है 30 रुपीज, तो इसे डिवाइड करेंगे 30 से, तो हम 30 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 12,000। तो आपका क्या करा सीधा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। सिंपल बोलो तो एक ही लाइन में, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 25% क्या, जिसे डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से, तो आपके पास आ जाएगा कितने शेयर है। तो ये हमने ऊपर लिख दिया, रिसोर्स शेयर्स के 12,000 कर सकते हैं। पहला टेस्ट क्या था, इक्विटी शेयर जितने टोटल 25%, नंबर ऑफ शेयर पे कर दो। दूसरा 25% कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करना है, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी में, वो अमाउंट आएगा क्योंकि अमाउंट निकाल रहा है, उसको डिवाइड करना है बायबैक प्राइस से। तीसरा टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ना ये टेस्ट क्या बोलता है बेटा, ये टेस्ट सिंपल बोलता है, ये बोलता है कि डेट ओवर इक्विटी इज टू बी लेस देन इक्वल टू 2:1 आफ्टर बायबैक। पहले तो वो ये बोलता है, इंग्लिश क्या लिखिए कि डेट ओवर इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती, अंग्रेजी है 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती आफ्टर बायबैक, बायबैक होने के बाद। तो ज्यादा नहीं हो सकती का मतलब लेस देन इक्वल टू है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि डेट बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू इक्विटी, सिंबल 2 और इक्विटी को चेंज कर दिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूं इक्विटी इज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेट बाय 2, उल्टा लिख दिया, सिंबल चेंज हो गया। तो ये आपकी क्योंकि आफ्टर बायबैक है, तो हम ये कह रहे हैं मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। तो हमारी इक्विटी आफ्टर बायबैक बेटा डेट के आधे से ज्यादा नहीं हो सकती। बायबैक का इवेंट खत्म होने के बाद हमारी इक्विटी डेट के आधे से ज्यादा नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे यही चीज आ रही है, डेट इक्विटी मस्ट नॉट बी मोर देन 2:1, डेट ओवर इक्विटी लेस देन इक्वल टू 2:1। तो मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी होगी, डेट का आधा। मिनिमम इक्विटी कितनी होगी, डेट का आधा आफ्टर दी बायबैक, आफ्टर दी बायबैक, ठीक है ना। अब सवाल उठता है सर डेट का और इक्विटी का, तो बेटा डेट का मतलब होता है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट, और इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लेना होता है। मैं इसको भी थोड़ा और बारीकी में समझाऊंगा, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आती है। तो डेट का मतलब होता है सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, दोनों लेना है। इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो हमने ऊपर निकाला था शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। नाउ हमारे पास बेटा ध्यान सुनेंगे, ये तो हमारी इक्वेशन है, तो हमारी कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए बायबैक और डेट का आधा। तो हमारा डेट कितना, डेट इज योर लोन फंड्स विच इज 2000, तो 2000 का आधा हो जाएगा बेटा, 2000 का आधा हो गया बेटा 1000। दिस इज योर मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक। यह मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक वो है 1000। अब आता है बेटा आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है,
प्रेजेंट अभी कितनी है, क्योंकि ये तो हमारी बाद की आ रही है ना बायबैक, अभी कितनी है, अभी होती है जो आप टेस्ट 2 में निकालते हो, जो ये वाली वैल्यू होती है कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, तो वो रेफर टेस्ट 2 पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। तो मेरी टेस्ट 2 में कितनी थी आई थी सर, हमारी टेस्ट 2 में इक्विटी आई थी 1440। तो मेरी आज इक्विटी है, प्रेजेंट इक्विटी है बेटा जी 1440। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरी प्रेजेंट इक्विटी है 1440 और मेरी बायबैक के बाद कितनी इक्विटी होनी चाहिए, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक 1000, डेट का आधा, डेट का आधा। ये हम आगे आ गए। आज कितनी है वो टेस्ट 2 से निकली, कैपिटल प्लस रिजर्व, कम से कम कितनी होनी चाहिए बायबैक के बाद, अगर वो कंडीशन पूरी करनी, डेट का आधा, तो 1000 है। अब क्या होगा, अब ध्यान सुनना, इसको आगे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इक्वेशन मेथड, एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला से आपके पास हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटा फॉर्मूले वाला जो तरीका है ना, वो थोड़ा जल्दी होने वाला है, उसमें समय कम लगता है, और अब इंस्टीट्यूट उसको भी अपने पास में बोलता है कि आप वैसे कर सकते हो, हाँ थोड़ी सी इंग्लिश उसके लिए लिखनी है, मैं समझा दोनों दूंगा आपको, सो डोंट वरी। क्योंकि मेरे को बताओ, हमारी इक्विटी की बात हो रही है, तो मेरी इक्विटी बायबैक में कम होगी, मेरी इक्विटी बायबैक में कम होगी, ठीक है ना। अब इक्विटी में क्या चीज है सर, इक्विटी में कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, इक्विटी मेरी कम होनी है। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास में, जो हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर्स है कि हम कितने बायबैक कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट तरीका है विच इज प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। क्या किया अभी समझाता हूं। तो मेरी प्रेजेंट इक्विटी थी 1440, कम से कम बाद में कितनी थी 1000। मेरा बायबैक प्राइस कितना है सर, बायबैक प्राइस है 30 पर शेयर और फेस वैल्यू है 10 रुपए का शेयर है। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा 30 प्लस 10, तो 440 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना बन गया 11। ये इन थाउजेंड से, तो इन थाउजेंड आ रहे शेयर आपके पास में, तो 11,000 शेयर आ रहे, ठीक है ना, वो इन थाउजेंड से। सर ये किया क्यों और इसका मतलब क्या है, बेटा बात समझो, हम कह रहे हैं आज मेरी इक्विटी है 1440, बाद में कम से कम इतनी होनी चाहिए, इतनी बेयर मिनिमम होनी चाहिए, तो इसके विधि नहीं बायबैक करोगे। अब आप बोलोगे कि सर हम सीधा बायबैक से ही प्राइस से क्यों नहीं डिवाइड करते, बेटा समझो इक्विटी में फर्क कहां से पड़ेगा, आप जब पेमेंट करोगे तो 30 रुपीज से तो आपकी इक्विटी कम होनी होनी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कैपिटल भी कम होगी, आप प्रीमियम ऑन बायबैक को भी राइट ऑफ करोगे, तो वो राइट ऑफ किससे करते हो, सिक्योरिटी हमसे, फ्री रिजर्व से, 30 से तो इक्विटी कम होनी होनी है। मुझे बताओ, क्या जब बायबैक करोगे तो आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, तो आंसर इज यस। कितने रुपए फेस वैल्यू। अब मेरी बात समझो, आपकी इक्विटी कितने से कम होनी है, एक्चुअली में रिडक्शन कितनी होनी है इक्विटी में, आपकी इक्विटी सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे इज नॉट ओनली की जो बायबैक करोगे उससे होगी, आपके पास में जो बायबैक कर रहे हो प्राइस है दैट इज 30, उससे तो होनी ही होनी है, जिसमें आपका कैपिटल है 10 प्लस जो प्रीमियम ऑन बायबैक है 20, उससे तो इक्विटी कम होनी होनी है, क्योंकि कैपिटल कम होगी और जो एक्स्ट्रा दोगे उससे फ्री रिजर्व सिक्योरिटी में राइट ऑफ होगा तो कम हो जाएगी। पर जो आप सीआरआर में भेजोगे फेस वैल्यू 10 रुपए, उससे भी तो इक्विटी कम होगी। सर क्यों, हम जब सीआरआर भेजते हैं तो हम फ्री रिजर्व टू सीआरआर करेंगे, तो हमारे पास में एक रिजर्व कम हो रहा है पर एक रिजर्व बढ़ भी तो रहा है। बेटा पर बात समझो, फ्री रिजर्व कम हो रहा है तो इक्विटी कम हो रही है, पर सीआरआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि हम सिर्फ फ्री रिजर्व लेते हैं और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं है, सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं है ना, इसीलिए आपकी इक्विटी कम हो रही है 30 से जो बायबैक का प्राइस है, और जितना आप सीआरआर भेज रहे हो उससे, तो आप इसीलिए किससे डिवाइड करो 40 से, तो आप इसलिए किससे डिवाइड करो 40 से। तो हमेशा क्या याद रखना, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके नंबर ऑफ शेयर क्या, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी डिवाइड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, तो सीधा नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। दिस इज द शॉर्टकट अप्रोच। अगर इसे यूज करना, इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स में देता है कि आप इसे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं,
बट उसके लिए थोड़ा सा आप इंग्लिश जरूर लिख दें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो आपके पास है वो आपके बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू 40, तो आप डिफरेंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे करके शेयर आ गए। ये आप कर सकते हैं। क्रॉस चेकिंग के लिए तो एमसीक्यूज केस स्टडीज के जो क्वेश्चन आते हैं वहां तो जरूर अपने पास करके देख लो इसी से, ठीक है ना, फुल में। इवन इन द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपने आप इसी से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट इसको अल्टरनेटिव में देने लग गया। हाँ, जो एक और तरीका इंस्टीट्यूट के आंसर्स में होता है वो होता है बेटा इक्वेशन अप्रोच से, इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मैं एक क्वेश्चन में करके बताया था, बट मैं बाकी क्वेश्चन में करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, वो लंबा है। उसमें क्या हम बोलते हैं, इक्वेशन लेते हैं। हम बोलते हैं मान लो जब आप सीआरआर में भेज रहे हो, सीआरआर में आप भेजोगे एक्स और जो बायबैक का अमाउंट है वो है आपका वाई, अमाउंट पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज आपकी इक्विटी थी 1440, आप सीआरआर में भेजोगे उससे इक्विटी कम होगी, आप बायबैक करोगे उससे इक्विटी कम होगी, और कितनी चाहिए 1000। तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है इन दोनों के बीच का रिश्ता, रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो यहां पे सीआरआर पर शेयर कितना है 10 रुपए और बायबैक पर शेयर कितना है 30 रुपीज। बायबैक पर शेयर कितना है 30 रुपीज। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी अगली इक्वेशन बन जाएगी कि y इक्वल टू 3x है। बेसिकली ये आपका 10 रुपए है पर शेयर, ये आपका 30 रुपए है, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि ये इसके 3 गुना होगा ना, ये इसका 3 गुना होगा, तो आ गया। अब जब इनको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x एंड y। तो बेटा आप सॉल्विंग करोगे तो x आएगा 110 और y आएगा 330, सॉल्व करके वो नीचे दिया हुआ है। अब इसे डिवाइड कर दो, ये 10 रुपए के एंगल से था तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो। नंबर कैसे निकालोगे, या तो 110 को डिवाइड बाय 10 कर दो या 330 को डिवाइडेड बाय 30 कर दो। आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे जो 11,000 है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाने, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। नाउ प्लीज समझो, ये वाले तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको ये कंफर्टेबल है, नहीं तो मैं सीधा बोलता हूँ बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू डिफरेंस लेके, पर इसकी इंग्लिश लिख दो आप अपने पास में। ये हमारे पास में बायबैक प्राइस जितना है, फेस वैल्यू इतनी है, रिडक्शन इन इक्विटी इतनी होगी, फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो आप सीधा आ जाएंगे। अब हमारे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हमने लिख दिए, कितने शेयर आए 11,000। तीनों में से लोएस्ट कितने हुए सर 11,000। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं अगर तीनों कंडीशन पूरी करनी है, तीनों में से सबसे कम है। अच्छा, कंपनी कितना करना चाहती थी, कंपनी करना चाहती थी 14,000, तो क्या कर सकती है, द आंसर इज नो। तो कंपनी अपने पास बायबैक नहीं कर सकती 14,000। उसने कहीं एंट्रीज नहीं मांगी, कुछ नहीं, एंट्रीज नहीं मांगी तो एंट्रीज नहीं डालनी। उसने तो पूछा बताओ कितने बायबैक कर सकते हो, और क्योंकि उसने बोला था कि हम 14 करना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख दिया। हाँ, अगर कंपनी 10,000 करना चाहती है तो बोल सकती है कंपनी 10 कर सकती है। अब ये तीनों टेस्ट पूरे करने, तीनों टेस्ट पूरे करने, तो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्लियर हुआ, यस सर। अच्छा, अगले पे आ रहा हूँ। ये आपके पास देखो, ये जैन 26 में आया था 7 मार्क्स का, तो पेपर में इंस्टीट्यूट पूछ रहा होता है 7 एक नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही आपके पास बैलेंस शीट वगैरह चीजें दे दी है। यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल वगैरह दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान रखना आपके पास शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स टोटल कितने हैं, बाकी रिजर्व सरप्लस में आइटम्स दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह का नोट दिया हुआ है। कह रहा है कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 30 लाख इक्विटी शेयर करना चाहते हैं। आज मार्केट वैल्यू शेयर की 16 है, एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर द शेयर फॉर बायबैक डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 25% ओवर द मार्केट। वैसे आज मार्केट में 16 का चल रहा है, पर हम अगर चाहते हैं कि हमारा शेयर होल्डर हमारे को शेयर वापस कर दे, पहले भी लैंग्वेज आई थी, तो हम उसे 25% ऊपर ऑफर कर रहे हैं। तो 16 प्लस 25% ऑफर कर रहे हैं, तो 16 प्लस 25% कितना हो गया 20 रुपए है बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस 20 रुपीज है। बायबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल से रेजोल्यूशन पास हो गया है। देखो अब क्या लिख रहे हैं, कमेंट विद योर कैलकुलेशंस वेदर द बायबैक इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनी। अगर है तो एंट्रीज डालना। देखो जब ये लिखेगा तो ही आपने अपनी कंडीशंस लगानी है। अगर सीधा बोल देता ना एंट्री चालो, तो मैं सीधा कर देता, क्योंकि हम बता रखे 30 लाख बायबैक करने, पर हम चेक करेंगे और विद इन द लिमिट है तो ही करेंगे, तो ही एंट्रीज डालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 20 रुपए आपके पास में आ रहा है, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात अब ध्यान। पहली कंडीशन, पहला टेस्ट फटाफट से बताओ सर, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो जितने टोटल इक्विटी शेयर है उसका 25%, तो जितने टोटल इक्विटी शेयर है 150 लाख है, उसका 25% आ गया 37.5, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट, तो ये आपके पास शेयर्स का था। दूसरा क्या है, पेड अप कैपिटल फ्रीज अप। तो पेड अप कैपिटल कितनी है 1500 है, ठीक है जी। पेड अप कैपिटल रिसोर्स है इसमें, ठीक है जी। और फ्रीज हाउस में क्या क्या आएगा सर, फ्रीज हाउस में हमारे पास आएगा कैपिटल जब नहीं आता, सिक्योरिटी में आता है, रिवैल्यूएशन जब नहीं आता, जनरल जब आता है, पीएनएल आता है।
कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व वगैरह, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखे वो नहीं आते। फ्री रिजर्व में आ रहे नॉर्मल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल, और साथ में सिक्योरिटी में भी लेना है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक लेते हैं। तो 300, 1800 और 150, 300, 1800 और 150 ये टोटल किया। इस टोटल का क्या करना है? 25% करना है, ठीक है ना, 937.5। और इसको डिवाइड किससे करना है? बायबैक प्राइस से। तो बायबैक प्राइस कितना? 20 रुपये, अभी निकाला था ना, 16 प्लस 25% करके, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 46.875, ठीक है ना। तो हमारे पास में 37.5 इससे आए, 46.875 यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन का बनता जा रहा है ना, मैं वो समरी स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। तो ये बने 37.5, ये बने 46.875, ठीक है ना। बेटा इन लैक्स है वैल्यूज, तो वो डेसिमल में लिख लेना जो भी आ रही है, ठीक है। हाँ, नॉर्मली आपके पास अगर आ रहा है, ये नॉर्मली डेसिमल में होता है, डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल से पहले ही रोक देंगे ना मैक्सिमम, पर ये लैक्स में है, लैक्स करोड़ में डेसिमल आ रहा है, तो उसमें आने देना। फिर आ रहा है डेट इक्विटी रेशियो। ना डेट इक्विटी रेशियो बताओ मुझे, मैं सीधा आपके साथ चलता हूँ, सीधा बात करता हूँ, मुझे बताओ आपके पास में प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? मेरे को सीधा तुमसे ये सॉल्व करा दो सर। प्रेजेंट इक्विटी हमारे पास थी, जो हमने निकाली थी टेस्ट 2 में, ये जो वैल्यू होती है, दिस इज योर प्रेजेंट इक्विटी, कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है ना। तो दिस इज योर प्रेजेंट इक्विटी, विच इज 3750, टेस्ट 2 से आती है। अच्छा, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी होनी चाहिए? डेट का आधा, कंडीशन पूरी करने की, डेट का आधा। तो बेटा डेट कितना है सर? डेट देखो, डेट में हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो आएगी, यस। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, यस आएगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगी, चाहे वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख रहा है या शॉर्ट टर्म बोरिंग वैसे ही लिख रहा है, वो आएगी, ये दोनों आएगी। क्या ट्रेड पेबल आते हैं? क्रेडिटर सर, क्रेडिटर ट्रेड पार्ट ऑफ डेट नहीं है। तो कितना? 3450 प्लस 1980, 3450 प्लस 1980, तो देख लो 3450 प्लस 1980, 5430 का आता, तो 2715। अब आप नंबर कैसे निकालते हो सर? नंबर निकालने का तरीका आपने सीधा बताया था, 3750 माइनस 2715 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस 20 प्लस फेस वैल्यू 10, प्लस फेस वैल्यू 10। तो 3750 माइनस 2715 डिवाइडेड बाय 30, 34.5 लाख शेयर, 34.5 लाख। तो प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी विच इज इक्वल टू डेट का आधा डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो 34.5 लाख शेयर आएंगे, ये हमारे निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। वो चाहे आप अपने पास एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, वो करके वैसे दिखाया हुआ है, लोन फंड मिनिमम इक्विटी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, दोनों का डिफरेंस लिया डिवाइडेड बाय वही रिडक्शन इक्विटी करके, वही बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू करके ही लिखा है वो इंग्लिश करके, ठीक है ना। तो 34.5 आ गए। अगर तीनों का पूरा करना है तो कितने बने सर? 34.5 लोएस्ट। और हम कितने करना चाहते हैं सर? हम करना चाहते हैं अपने पास में 30 लाख। तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 34.5। तो क्या हम 30 लाख कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। तो कंपनी क्वालिफाई करती है सारे टेस्ट को, तो कंपनी बायबैक कर सकती है, कंपनी बायबैक कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों। जो 30 लाख आपके पास शेयर्स है उन्हें बायबैक कर सकती है। तो कंपनी इतने करना चाहती है तो कंपनी कर सकती है, कंपनी कर सकती है। वो कंक्लूजन की लाइनें लिखनी है एक दो, इसका इंस्टीट्यूट आधा एक नंबर रखते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ 7 नंबर का क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो अपने पास आप इसे प्रो से करके आ जाओ, लिख के फेस वैल्यू इतनी है, बायबैक प्राइस इतना है करके, रादर देन एक्स और वाई से भी देखो क्या इंस्टीट्यूट ने खुद बोला है, आप ऐसे कर लो या फिर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन से कर लो, ठीक है ना। ओके, तो एंट्रीज डाल दो बस। अब एंट्रीज भी मांगी थी 7 नंबर में, इतना कुछ, हाँ यार स्पीड तभी बना के रखनी पड़ती है पेपर में। तो 30 लाख के हिसाब से एंट्रीज आएगी, 30 लाख इंटू 10, देना कितना 20 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 10 रुपए। फिर पेमेंट की एंट्री आई, राइट ऑफ की एंट्री आई, और सीआरआर में कितना जाना है सर? फेस वैल्यू। तो रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर फेस वैल्यू, वही 4 एंट्रीज है, गिनी चुनी 4 एंट्रीज है आपके पास में। हाँ, इसमें कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसी भी एंट्री डाल देता है कि सिक्योरिटी पे हम सी अलग राइट ऑफ करने की बजाय ना, वो सिक्योरिटी में हमें यहीं पे लिख देता है सीधा, तो आपको एंट्रीज कई बार 3 दिखेगी, तो अब घबरा मत जाना इंस्टीट्यूट ने 3 क्यों लिखी, वो यहाँ पे ही इसको क्या लिख देता है? सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता है, ठीक है ना। तो वो फिर ये एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
हाँ, आप अपने लिए हमेशा लेके चलो प्रीमियम बायबैक, फिर राइट ऑफ के अलग डालो, ठीक है ना, वो आप ऐसे ही लेके चलो, तो आपके पास ये एंट्रीज बन जाती है। सर एक छोटी सी ना कंफ्यूजन आ रही है। बोलो बेटा क्या कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। सर हमें ना कभी कभी इसमें दिक्कत आती है, अभी क्वेश्चन और कराऊंगा कि सर डेट में क्या क्या आता है, तो बेटा घबराओ मत। देखो डेट में क्या क्या आता है, मैं इसके लिए ना आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, जो मतलब इंस्टीट्यूट के आज तक जितने क्वेश्चन देखे उसको देख के। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में पर्टिकुलर्स क्या वो पार्ट ऑफ डेट है? अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड, डेट का पार्ट है, यस। शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखा है कोई भी, सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखा या उसके अंदर दे दिया कोई लोन वगैरह जो भी है, या करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग कि कितना लॉन्ग टर्म बोरिंग का पैसा अगले 1 साल में देना, ये भी वैसे शॉर्ट टर्म में होता है, ये आएगा पार्ट ऑफ डेट, जैसे इस क्वेश्चन में था। ट्रेड पेबल पार्ट ऑफ डेट तो नहीं होता। ये तीनों चीजें देखो ना, इस क्वेश्चन में भी रोल प्ले करी तो समझ आई। अच्छा यहाँ कंफ्यूजन आती है, कभी कभी सिर्फ अदर करंट लायबिलिटी देगा, क्या लिखेगा अदर करंट लायबिलिटी, तो इंस्टीट्यूट के पहले क्वेश्चन काफी देखे हुए, तो अदर करंट लायबिलिटीज को आपके पास बेटा इंस्टीट्यूट जनरली पार्ट ऑफ डेट मान लेता है, माना हुआ है इंस्टीट्यूट ने। अगर सिर्फ अदर करंट लायबिलिटी लिखा है तो पार्ट ऑफ डेट मान लो, और नीचे असम्पशन लिख दो वी आर एज्यूमिंग पार्ट ऑफ डेट, तो माना हुआ इसलिए हमने बोला यस। हाँ अगर सिर्फ करंट लायबिलिटीज देते, नेचर नहीं बता रहा, देखो करंट लायबिलिटीज तो बहुत बड़ा है, करंट लायबिलिटीज के अंदर तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल पे, तो हम क्या माने, तो उसने कैटेगरी दे दी रादर देन कि ये बताना कि शॉर्ट टर्म बोरिंग है कि ट्रेड पेबल है। तो इस केस के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इंस्टीट्यूट कहता है तुम कोई भी असम्पशन ले लो, तुम पार्ट ऑफ डेट मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ले लो, तुमने विदाउट मान के करना है वो कर लो। तो जनरली जब भी ऐसा है ना, इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर दिए नीचे, तुम्हारे पास पेपर में 2 आंसर नहीं लिख के आने, तुमने एक लेना है, या इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे, और बस बोल दोगे कि हमने वी आर एज्यूमिंग इट पार्ट ऑफ डेट, वी आर एज्यूमिंग नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डेट, ऑल्टरनेटिव असम्पशन आल्सो पॉसिबल। तो आपके पास कोई भी ले सकते हो, असम्पशन लिख देना। हाँ मैं प्रेफर बोलूंगा अगर अकेला वर्ड करंट लायबिलिटीज लिखा है तो ज्यादा तवज्जो इसके अंदर ट्रेड पेबल की, तो मैं बोल दूंगा नो लेके कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो दोनों से कर देता है। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जहां करंट लायबिलिटी सिर्फ लिखा है तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों आंसर दे रखे हैं, विद एंड विदाउट। तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास पेपर में भाई इतना टाइम नहीं होगा, तुम विदाउट लेके कर दो या विद लेके भी कर सकते हो, मैंने प्रेफरेबल बोला कि आप उससे लेके कर दो, ठीक है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर असम्पशन लिख दो कि हमने ये मान के किया, दूसरा भी पॉसिबल है। इसके अलावा तुम्हें कभी डेट के वो लेके दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैंने जितने बने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस अभी तक जैसे भी है उसको देखते हुए आपके लिए समराइज कर दिया है यहाँ पे कि डेट में क्या क्या आता है, डेट में क्या क्या नहीं आता, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो सर बढ़िया है बढ़िया है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में कभी 10 नंबर का, ये आ रहा है जहां पे मल्टीपल डेट दिया होता है, मल्टीपल डेट वाला, हाँ मल्टीपल डेट वाला, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया 31 मार्च 26 का, ठीक है सर, आपको कैपिटल दे रखी है 10 रुपए ईच है, 990, तो 990 मतलब 99 लाख शेयर है 10 वाले, बाकी रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन फंड्स है। कह रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया 2 सितंबर को प्रपोजल टू बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल शेयर्स, लार्ज सरप्लस, मार्केट वैल्यू अभी कितनी है शेयर की 25, एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस कि ऑफर कर सके हमने ऑफर किया प्राइस कितना 20% मार्केट से ज्यादा, तो आपका बायबैक प्राइस है बेटा 25 प्लस 20%, सीधा नहीं लिखता घुमा के लिखता है, तो 30 रुपए बायबैक प्राइस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ऑब्वियसली फ्री रिजर्व नहीं है, ना भी बोलते तो भी हम यही बोलते हैं फ्री रिजर्व नहीं है, अटपटा रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है ठीक है ना, तो ये आपका फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है, वैसे इनकम टैक्स एक्ट की वजह से बना हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है आप कंप्यूट करो मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो इन लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन अगर लोन फंड्स कितने हैं, या 3600 लाख से या 4500 लाख से, तो 2 सिचुएशंस में और बोल दिया 3600 लाख या 4500, वैसे डेट कितना 5400, तो 3 बार डेट दिया, 3 अलग अलग, बायबैक कंप्लीट हुआ, एंट्रीज डालिए विद फुल नरेशन इन कंपनी बुक्स इन ईच सिचुएशन, 3 सिचुएशन हो जाएगी डेट वाले में जाके, तीनों के करके अपने पास डेट इक्विटी रेशियो सॉल्व करना है और फिर आपके पास एंट्रीज डालना है। तो क्वेश्चन देखने को बहुत बड़ा लगता है पर बहुत आसान हो जाएगा। जब भी मल्टीपल डेट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, पर ये सारा मुद्दा कब आएगा सर, जब हम अपने पास पहुंचेंगे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। उससे पहले 2 टेस्ट तो नॉर्मल है। तो पहला टेस्ट क्या है सर, टोटल शेयर्स का 99 लाख है उसका 25%, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, टोटल शेयर्स 99 लाख उसका 25% आ गया 24.75। तो मैंने ऊपर वो टेबल बनाया हुआ अलग अलग डेट का लेके, वहां पे पहले टेस्ट के सामने डाल देते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग सेम है 24.75 लाख शेयर। रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो कैपिटल कितनी है ये, फ्री रिजर्व में क्या क्या बेटा, जनरल रिजर्व भी है, सिक्योरिटी भी है और पीएनएल भी है, तो तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1260 हो जाएगा,
अमाउंट आया, उसका 25% किया और उसे डिवाइड किससे किया, बायबैक प्राइस से। ना बायबैक प्राइस कितना बेटा जी, 30 रुपीज, 25 + 20% तो 30 रुपीज। तो हमारे पास क्या आ जाए निकल के, नंबर ऑफ शेयर्स। ये किससे आए, रिसोर्सेज। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तो ये आ गया 18.75 लाख। अब आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जिसमें क्या है कि सर मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक होना चाहिए डेट का आधा। तो उसने हमें डेट दिए 3, ये डेट है। मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए बेटा बायबैक के बाद, डेट का आधा मेंटेन करने के लिए 2:1, तो इसका हाफ कर दो, इस वाले का आधा कर दो, 2700, 1800 और 2250। ये है मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक विच इज डेट का हाफ, यही बोला। अब मुझे बता प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। सर प्रेजेंट इक्विटी है, टेस्ट 2 की वैल्यू जाके देखो जो थी, तो ये है 2250 शेयर होल्डर फंड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 2250। दिस इज योर प्रेजेंट इक्विटी 2250। नाउ टेक जस्ट पॉज, अपने पास में थोड़ा सा पॉज लो और सुनो मेरी बात शांति से। बेटा अब यहाँ पे अब आपको ये समझ आएगा ये वाला टेस्ट डाला ही क्यों है। तो बच्चों को लगता है 2:1 में याद रख लो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, अब फर्क पड़ा चाहे। हम कह रहे हैं आज मेरी इक्विटी इतनी है और बायबैक के बाद, बायबैक की घटना होने के बाद जिसमें इक्विटी ने कम होना है, कम से कम इतना होना चाहिए मेरा इक्विटी। अब मुझे खुद बताओ बायबैक की घटना में होने के बाद मेरी इक्विटी कम होगी, बढ़ेगी कि सेम रहेगी। सर अगर हम बायबैक करेंगे, इवन चाहे एक शेयर भी बायबैक करेंगे, इक्विटी में तो कमी होना है। आपकी कैपिटल कम होगी, आपके फ्री रिजर्व कम हो गए, सीआरआर भेजोगे कम होगा, ठीक है ना, प्योर बायबैक राइट, तो आपकी इक्विटी ने कम होना है। तो बेटा ये देखो यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, जब हम कह रहे हैं आज इतनी है, अब अगर इतना डेट है तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो बेटा बायबैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज आपकी इतनी है और कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो बढ़ रही है, बायबैक से तो कम होनी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नॉट पॉसिबल। हम क्या बोलते हैं, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, बायबैक में इक्विटी कम होनी है, ये कह रहा है बढ़ाओ, बढ़ कैसे जाएगी, कम से कम 2700 होनी चाहिए, आज ही 2250 है हमने करनी है बायबैक, तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। सेम तरीके से थर्ड केस में आज 2250 है, हम कह रहे बाद में भी कम से कम 2250 होनी चाहिए। अरे भाई इक्विटी ने कम होना है, सेम पे कैसे बायबैक कर लोगे तो ये भी बायबैक पॉसिबल नहीं है, बायबैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि बायबैक होने से इक्विटी ने कम होना है, हम कह रहे कम से कम इतनी होनी चाहिए। पता है इस टेस्ट से आपको पता क्या चल रहा है, अगर आज कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, देखो इन 2 केसेस में, तो हमें कंपनी लॉ एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, एक रेशो रख के 2:1 की, कि यार तुम आज इतना ज्यादा ओवरबर्डन में डेट हो, तुमने डेट ले रखा है, लोन वगैरह ले रखे, तुम्हारे पास डेट इतना है, तुम चले इक्विटी वालों का पैसा वापस करने, भाई इतना ही पैसा आ रहा है वादू, तो पहले डेट कम करो ना, तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन डाली है। तो इसलिए अगर इतना ज्यादा डेट है तो पहले आप अपने पास में कर ही नहीं सकते बायबैक, इन केसेस में, इन दोनों केस में बायबैक कर ही नहीं सकते, परमिसिबल ही है, क्योंकि वो रेशियो मेंटेन करनी है। तो आप पहले अपना डेट कम करो, लायबिलिटी कम करो अपनी, फिर सोचना इक्विटी वालों को बायबैक करने की, तभी ये इक्वेशन डाली, ताकि कंपनी ओवरबर्डन भी अगर डेट है तो वो ये ना सोचे ना कि अपने पास इक्विटी वालों को पैसा देते हैं, बाहर वालों को पैसा दिया नहीं अब तक, ठीक है। हाँ जब ये है तो आपका इतना और ये आज इतना है, तो अब हाँ हो जाएगा, आपका क्या बोलोगे, वो 2250 कितने शेयर आएंगे, -1800 जो मिनिमम रखने, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कितना है 30 प्लस फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 450 डिवाइडेड बाय 10 45, 450 डिवाइडेड बाय 40 11.25 लाख शेयर, 11.25 लाख शेयर, तो 11.25 आ जाएंगे बेटा, वो इक्वेशन से निकालो या सीधा फॉर्मूला से, नीचे इक्वेशन से सॉल्व कर रखे आपके पास में, ठीक है ना। तो 11.25 लाख शेयर आपके निकल के आ जाएंगे, जो कि देखो यहाँ पे भी लिखे हुए। अब देखो इनमें नील है, ये कर ही नहीं सकते, तो अब तीनों को अगर फुलफिल करना है तो तीनों में से क्या लोगे सबसे लोएस्ट, तो ये 0 है, कर ही नहीं सकते। यहां भी आप कर ही नहीं सकते, हाँ यहां आप कर सकते हो क्या, तीनों में से जो लोएस्ट है ये वाले, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, लीस्ट ऑफ द अबव 11.25। तभी जब भी एक चीज बोलूं, जब भी आपके क्वेश्चन मल्टीपल डेट होंगे ना, मैं वैसे आपको एक हिंट देता, जो सबसे लोएस्ट डेट वाला होगा ना वहीं पे आप बायबैक कर नहीं पाओगे, बाकी वाले आउटराइटली बाहर हो जाएंगे जब आप डेट इक्विटी रेशियो लगाओगे।
तो घबराना मत। अगर 2-3 डेट दे रखे, ये मत सोचना क्वेश्चन 2-3 बार एंट्रीज डालनी पड़ेगी, हमारा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। ज्यादातर केस में उसमें क्या होगा, जिनमें डेट ज्यादा है वो वाले आप पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमें इक्विटी अपने पास कम होनी है। वो कह रहे इक्विटी उतनी रहनी चाहिए, बढ़ जाए, बट वो तो कम होनी है, तो प्रेजेंट इक्विटी से कम होगी तो ही तो बायबैक करोगे, तो वो आपके पास लोएस्ट वाले में होगा। तो ये आपके पास अब आपने क्या करना है, इतने को लेके एंट्रीज डाल देनी। वो एंट्रीज वाला पार्ट आसान है बेटा, वही गिनी चुनी घिसी पिटी हमारी 4 एंट्रीज, ठीक है ना। तो वो वही है 11.25 इंटू 10 करा, एक्स्ट्रा कितना है 20 रुपीज़, तो यहाँ जाएगा 10 रुपये, क्योंकि 30 रुपीज़ बायबैक है, आ गया 20 या 30। पेमेंट करी, ये आगे पेमेंट की, फिर राइट ऑफ किया सिक्योरिटी पे हमसे, और फिर सीआरआर में क्या जाना है सर, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 112.5। 4 एंट्रीज। देखो ये एंट्रीज इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो एक बार कर ली 2 बार कर ली हो गया काम, ये तो डल जाएगी। मेन है टेस्ट, तो मेरे साथ फटाफट से टेस्ट मुझे रिवाइज कराओगे। सर सबसे पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, टोटल इक्विटी शेयर्स का 25% सीधा, पहले टेस्ट खत्म। शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्सेस, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स करने हैं। फ्री रिजर्व्स में इंक्लूड सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। उसका पहले करो 25%, डिवाइड बाय करो बायबैक प्राइस, जो बायबैक प्राइस है, तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे। डेट इक्विटी रेशियो तो सिंपल है, प्रेजेंट इक्विटी टेस्ट 2 में जो था कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस मिनिमम इक्विटी। मिनिमम इक्विटी कितनी है, डेट का आधा, क्योंकि वो उतनी इक्विटी मेंटेन करनी है आफ्टर बायबैक, डेट का आधा, ठीक है ना। डिवाइड किससे करना है, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि इक्विटी हमारी बायबैक प्राइस से भी कम होगी और जो फेस वैल्यू जो सीआर में जाएगा उससे भी कम होगी। वेदर सॉल्व इट बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और मतलब ऐसे फॉर्मूले से कर लो सीधा, या आप अपने पास में इक्वेशन मेथड एक्स और वाई लेके मैंने आपको समझाया था, अब ऐसे कर लो। और तीनों टेस्ट का क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट होगा वो आपके पास आंसर बनेगा। हाँ, कभी कभी डेट बहुत ज्यादा दिया होता है, अलग अलग मल्टीपल डेट्स होते हैं, तो उस केस में वो फिजिबिलिटी नहीं आती, पॉसिबिलिटी नहीं आती, तो वहां पे आप बायबैक उन वाले केस में कर ही नहीं पाओगे जब डेट बहुत ज्यादा है। जब वो बोलते हैं इक्विटी बढ़ रही है या सेम रहेगी, तो उसमें होगा ही नहीं पॉसिबिलिटी, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो वो भी आपके पास आ गया, और फिर एंट्रीज वगैरह जो भी आपसे पूछ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। नाउ देर इज बेटा कुछ क्वेश्चन और है आपके पास में, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, चीजें सीखने वाली है बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर में, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, जो बोलता हूँ मैं इस चैप्टर का आज तक का, मतलब अब तक जब तक पेपर्स हुए हैं, मतलब जो सबसे शानदार क्वेश्चन है वो ये वाला है। इन टर्म्स ऑफ आया 10 नंबर का, बट अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ने समय लगवाया इस क्वेश्चन में, दिसंबर 21 में आया था, ठीक है ना। कोविड ने पूरी दुनिया को हिलाया, इस क्वेश्चन ने इंस्टीट्यूट ने बच्चों को हिलाया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ उसने की चीजें काफी सारी आ गई थी, कुछ नए पॉइंट भी है। तो बैलेंस शीट दे रखी है, फिर नीचे पॉइंट्स दे रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो चीजें हमने सीखे वो सारी अप्लाई हो जाएगी, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है, एक तो कंपनी ने रिडीम करा प्रेफरेंस शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 27, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो वो वाला पॉइंट भी हम सीख जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। फिर वो कहता है कंपनी बायबैक भी कर रही है, मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 वाले को 30 पर शेयर में 2 अप्रैल को, तो 10 वाले शेयर को 30 पे बायबैक करना है, और वो जितने मैक्सिमम उतने 2 तारीख को कर रहे हैं वो, ठीक है। और उसके लिए कहता है पेमेंट जो है, पैसे पड़े हैं हमारे करंट एसेट के अंदर, मतलब इसमें करंट एसेट में पैसे है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ और भी पॉइंट्स है, 2 अप्रैल का, एक 4 अप्रैल का, मैं उस पर बाद में आता हूँ, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, बताओ कितने मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कर सकते हैं हम शेयर जो है, और एंट्रीज डालने का। तो आपसे वही पूछ रहा है, एंट्रीज और मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, वो वैसे भी निकालना पड़ता। अब अच्छा, मैं डेट के हिसाब से चलता हूँ। सबसे पहले क्या हो रही है, 1 तारीख को आपने प्रेफरेंस रिडीम करे, थोड़ा सा ध्यान से चलना। जब प्रेफरेंस रिडीम करोगे, टोटल में कितने 240 के हैं, बेटा 240 का 10% एक्स्ट्रा देना है। 240 है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको रिडीम करना है। तो मेरे साथ एंट्रीज देखो, पहली एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री जब डालोगे तो पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 240 एक्स्ट्रा इज प्रीमियम डम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। फिर पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 240, जो 24 आपने दिया उसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। तो हमारे पास हमने ये माना है कि क्योंकि इसमें फर्क आता है प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं है, तो हमने माना है प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, तो आप जनरल रिजर्व या पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं हम लोग। 148 या 625 में था, तो पीएनएल या जनरल रिजर्व कोई भी लिख दो। तो उन्होंने लिखा है जनरल रिजर्व पीएनएल टू प्रीमियम डम्पशन 24। वो 4 मार्क इसलिए क्या है कि माना है कि कंपनी प्रिस्क्राइब्ड आपके पास में नहीं है,
वो लिखी वही बात है, ठीक है ना, कि कंपनी प्रिस्क्राइब्ड, आप कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लाई करना है विद यस, ठीक है ना, तो वो मान के आपके पास की ऑल्टरनेटिव भी वो कहते हैं कि ले सकते थे, तो आप यहाँ सिक्योरिटी में भी यूज करना चाहते हो कर लो, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और 240 किस में जाएगा बेटा, सीआरआर में। 240 किस में जाएगा, सीआरआर में, जितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस रिडीम करें, तो वो हो जाएगा जन रिजर्व टू सीआरआर, जन रिजर्व टू सीआरआर, ठीक है ना। अब यहां तक हमारे पास बेटा किसकी एंट्रीज आ गई, हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की आ गई, विच इज डेटेड 1 अप्रैल। ये प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की एंट्री आ जाती है, 4 एंट्रीज नॉर्मल, ड्यू, पे, राइट ऑफ, सीआरआर। अब आते हैं हम 2 तारीख को। 2 तारीख को उसने ये नहीं बोला कि इक्विटी शेयर, सीधा बोल दिया कि अपने तरफ से बता दिया, उसने बोला मैक्सिमम जो निकालने भी है, जितने मैक्सिमम कर सकते हो। और कितने रुपए में कर रहे हो, 10 वाला 30 में, 10 वाला 30 में कर रहे हो बायबैक, ये बायबैक का पॉइंट है जो बी और सी में लिखा। अब मैक्सिमम निकालने पड़ेंगे तो टेस्ट लगाओ। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर, टोटल इक्विटी शेयर्स है 780 लाख है, 10 रुपए का, तो 78 लाख शेयर है। तो टेस्ट लगाने शुरू करें, पहला टेस्ट 78 लाख शेयर का 25%। सर शेयर कैसे है बेटा, देखो 780 लाख अमाउंट है, 10 रुपए का शेयर है, तो 78 लाख शेयर हो गए ना, इसमें गलती नहीं करने का। तो 78 लाख शेयर का 25%। दूसरा टेस्ट रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। अब देखो कैपिटल के अंदर में प्रेफरेंस तो रिडीम ही हो गए, तो वो बात ही नहीं आती, ठीक है ना। तो आपके पास कैपिटल में क्या है, सिर्फ इक्विटी है प्लस फ्री रिजर्व्स आ गया। फ्री रिजर्व्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सर इंपॉर्टेंट क्यों, हमें पता है, हाँ बताओ ना। कैपिटल में आता है, नहीं आता, जनरल में आता है यस, सिक्योरिटी में आता है यस, पीएल में आता है यस, रीवैल्यूएशन रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता। तो सर तीनों को ले लेंगे ना बस, 625, 52 और 148, तो लो ये तीनों को लिया। बट अब आता है सबसे मजेदार पॉइंट, हम 2 तारीख को करने जा रहे बायबैक, और 1 तारीख को एक घटना हो चुकी है। 1 तारीख को एक घटना हो चुकी है, क्या घटना हुई है सर, घटना हुई है जो हमने अपने पास प्रेफरेंशियल रिडीम करे थे। तो मुझे बताओ इससे क्या फ्री रिजर्व कम हुए थे, यस। जब आपने प्रीमियम डम्पशन को राइट ऑफ किया था तो जनरल रिजर्व कम हुआ था ना, जनरल रिजर्व पीएन 24 से, और सीआर में भेजा था तो भी जनरल रिजर्व कम हुआ था ना 240 से, तो आपके पास ये फर्क पड़ा ना। तो 24 और 240 से आपके पास फ्री रिजर्व कम हो गए हैं जो राइट ऑफ किया। और वो अब चाहे तो ही मैंने बोला था 24 के लिए चाहे सिक्योरिटी में हमसे भी कर देते, क्योंकि वो भी तो पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। 24 और 240 तो होना ही होना है कम, और जो सीआर भेजा उससे भी तो फ्री रिजर्व कम हुआ, और सीआर फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये 24 क्यों कम हुआ, जो राइट ऑफ किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और 240 क्यों कम हुआ, जो हमने सीआर भेजा। तो इतना रह जाएगा। अब इसको ऐड किया तो बन गई प्रेजेंट इक्विटी, इसका 25% करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, बायबैक प्राइस से, जो कि कितना है बेटा 30 रुपीज। तो 30 रुपीज से डिवाइड कर दीजिए और आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, 11.175। तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर आते जा रहे हैं, पहले से 19.5 आए थे, दूसरे थे 11.175 आए। अब लगाते हैं तीसरा टेस्ट, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, अब डेट इक्विटी रेशो में क्या चाहिए सर, डेट चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो डेट में क्या क्या है सर, डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड लोन है, हाँ ये दोनों तो है, कितना है 304 हो गया टोटल। अकेला वर्ड लिखा है करंट लायबिलिटीज, और अकेले वर्ड करंट लायबिलिटीज मैंने कहा था इंस्टीट्यूट दोनों एजम्पशन लेके आंसर सॉल्व कर रहा होता है। अब हमें नहीं पता ना बाइफर्केशन क्या, शॉर्ट टर्म और ट्रेड पेबल है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ना देखो 2 बार आंसर सॉल्व किया है, आप 2 बार नहीं करोगे ना पेपर में। देखो एक बार लेके किया आपका सिर्फ 304, एक बार ऑल्टरनेटिव लिया, अगर करंट लायबिलिटीज कोई पार्ट ऑफ लोन फंड माना है तो वो ऐड करके ले लिया। अब तुम पेपर में 2 बार नहीं करके आओगे, तुम एक से कर लो, विदाउट लेके कर लो या विद लेके कर लो, और नीचे लिख दो हमने ये माना है। तो ये मैंने बोला था कि आप अपने पास अगर अकेला वर्ड करंट लायबिलिटीज लिखा है तो दोनों ले सकते हो, मैं बोलूंगा प्रेफरेबली नो, ठीक है ना। तो आप पहले इसको ले लो। तो अगर लोन फंड 304 है तो उसका आधा कितना हो गया बेटा, इक्विटी टू बी मेंटेन, डेट का आधा 152, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है जो टेस्ट 2 में वैल्यू होती है 1341। तो कितने नंबर बनेंगे बेटा डेट इक्विटी रेशियो वाले में, 1341 आज है इक्विटी, बाद में मेंटेन करनी है डेट का आधा 152, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कितना है 30, प्लस फेस वैल्यू कितनी है 10, सीधा आता है 1341 माइनस 152 डिवाइडेड बाय 40, 29.725, 29.725 लाख शेयर। तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे निकल के।
या भी इक्वेशन मेथड से कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा सिर्फ आपको समझाना है। प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी टू मेंटेन आफ्टर बायबैक विच इज डेट का आधा डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, तो आ जाएगा 29.725। तीनों में से लोएस्ट कितने? 11.175। इतने शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है, 11.17। मैं बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन में डेट इक्विटी वाला लोएस्ट आता है, वैसे ही बता रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो वाला लोएस्ट आया जिसमें पॉइंट था देखने वाला जिसमें ये पॉइंट था, वो क्वेश्चन बना हिसाब से था। करो तुम गलती, आगे भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बाई चांस की बात है, ठीक है ना, क्योंकि मेन पॉइंट ही वही था। तो 11.175 को लेके बेटा वो आपकी 4 एंट्रीज आ जाएगी बायबैक वाली, जो 2 अप्रैल को डल रही है। अब उसमें क्या क्या है देखो, शेयर कैपिटल कम हो रही है 11.175 इंटू 10, एक्स्ट्रा कितना हो गया इंटू 20 प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक। पेमेंट हो रही है इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। राइट ऑफ किया तो पहले सिक्योरिटी में भाई आपके पास 52, तो सिक्योरिटी में यूज ही कितना हो रहा है देखो 52 हो रहा है। हाँ बाकी पीएनएल जनरल जैसे मर्जी कर लो, मतलब आई जनरली से सिक्योरिटी में फिर पीएनएल कर लो, वैसे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले जनरल कर लो, मतलब जब राइट ऑफ कर रहे हो तो, ठीक है ना। और सीआरआर के लिए पहले जनरल रिजर्व, वैसे जनरल रिजर्व पीएनएल जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जो फेस वैल्यू कितनी थी 111.75। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी कंप्लीट बायबैक की, एंट्री बायबैक की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा इसी में ना वैसे अभी एक और इवेंट है डी पॉइंट में, पहले ई पे चल रहा हूँ। 4 अप्रैल को उसने बोला था जाके कि कंपनी ने इशू किया 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर 10 वाला बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5 का बोनस है। अब देखो हमारे शेयर कितने थे 78 लाख, और इतने बायबैक भी कर दिए थे, तो आपके पास निकल जाएंगे बचे हुए 78 में से इतने चले गए तो इतने बचे, इसको आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 13.365 लाख शेयर। तो इसकी 2 एंट्रीज आ जाएगी जो आपकी 4 अप्रैल को आ रही है, विच इज बोनस। तो इंटू क्या कर देना, ये शेयर्स है, ये शेयर्स है बेटा, इंटू 10 करना नहीं भूलना जो आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, सीआरआर टू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या बोनस टू शेयर होल्डर लिख दो, या बोनस शेयर, बस 2 में तोड़ के दिखाना ही दिखाना। तो सीआरआर डेबिट हो जाएगा क्योंकि सीआर में अभी भेजा है हमने, तो वो करके आ जाएगा 13.365 इंटू 10। बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ घबराता है मैं बता रहा हूँ, एक तो पहले क्वेश्चन में थोड़ी चीजें अटपटी, ऊपर से तुम्हारा डेसिमल आ रहा है, तो तुम वैसे ही कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तुम्हें लगता है पूरी पूरी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ डेसिमल आ रहा है। वही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में करना होता है बेटा क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में जब आप करते हो डेसिमल आता है तो आपको अजीब सा लगता है, तो घबराना नहीं है, एक बार चेक किया आगे बढ़े, आता है तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। अच्छा देयर इज वन मोर पॉइंट जो इंटरेस्टिंग हमारे लिए नया है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट कह रहा है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है कॉस्टिंग 60 लाख की, जिनकी फेस वैल्यू 75 लाख है, इनको कैंसिल किया 2 अप्रैल को। ये क्या चीज हुई, कहते हैं ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है ना टोटल में इतने की है, इसमें हमारे अपने ही डिबेंचर्स कुछ के खरीदे हुए, हमने अपनी ही कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए हैं जो कि फेस वैल्यू 75 के, मतलब इसकी अंदर जो देखो ये कॉस्ट पे होते हैं बेटा, ये सेटिंग याद है ना, कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर में जो अपने जुड़े हुए हैं ओन डिबेंचर, उनकी कॉस्ट कितनी है 60, फेस वैल्यू कितनी है 75, अरे अपने ही डिबेंचर, किसी और कंपनी की नहीं। अब देखो हमारी लायबिलिटी साइड में क्या दिख रहे होते डिबेंचर, ये जो डिबेंचर है ये हमेशा किस पे दिख रहे होते हैं फेस वैल्यू पे, मतलब इसमें से 75 लाख की फेस वैल्यू के हमारे अपने पास ही खरीदे पड़े, हमने अपनी कंपनी के खुद के ही डिबेंचर्स खरीद के रखे हुए हैं, और आज हम उनको अब कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी लॉ बोलता भी आप पे, जब आप पढ़ते हो ना डिबेंचर से रिलेटेड सेक्शन, तो आप अपने डिबेंचर खरीदते हो तो कैंसिल करते हो, तो वो कैंसिल कर रहे हैं। अब सवाल उठ के आया, ध्यान सुनो, मैं बड़े नॉर्मल तरीके से बोलूंगा, डिबेंचर्स खत्म करोगे, ये इनका बैलेंस कौन सा होता है क्रेडिट, इनको खत्म करने के लिए डेबिट, ये किस वैल्यू पे दिखते हैं फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू कितनी है 75, तो इन्हें फेस वैल्यू से डेबिट करोगे, तो फेस वैल्यू कितनी है 75, ओके। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कौन सा होता है डेबिट,
उन्हें कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। पर सवाल उठा इन्वेस्टमेंट किताबों पे किस पे दिखती है बेटा, कॉस्ट पे। इसके अंदर में 60 जुड़ा हुआ है, 75 नहीं जुड़ा। मैंने खरीद कितनी है, 60 की खरीद है, तो मैं इससे कम करूंगा किससे, जो मेरी कॉस्ट है, विच इज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 60। बाकी आ गया प्रॉफिट लॉस, क्योंकि देखो आपने अपने ही डिबेंचर जब खरीदे थे ना फेस वैल्यू से कम पे खरीदे सस्ते में, तो प्रॉफिट बुक हो रहा है। जब आप कैंसिल कर रहे हो तो वो प्रॉफिट आ जाएगा ऑन कैंसलेशन, जो पीएनएल में चले जाता है 15 का, ये प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। हाँ, अगर हमने 75 से ज्यादा पे खरीदे तो डेबिट में आता, वो लॉस बनता। सिंपल तरीका एंट्री का, डिबेंचर्स कम करने हैं, उन्हें डेबिट करेंगे, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। फाड़ के फेंक रहे अपने डिबेंचर, अपने पास पड़े, उन्हें किससे डेबिट करेंगे, विद द फेस वैल्यू, एंड द फेस वैल्यू इज 75, फेस वैल्यू इज 75, तो उससे डेबिट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कम होगी जितनी उसकी कॉस्ट है, वो डेबिट बैलेंस होता है, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो वो कॉस्ट से हो जाएगा 60, बाकी प्रॉफिट लॉस आ गया। तो एंट्री जब बोलता है तो डालने है। एक छोटा सा मन में सवाल आता है, अभी नहीं बाद में कई बार बच्चों को आता है कि सर ये घटना हमारी हुई 2 अप्रैल को और इसमें डिवेंचर कम हुए 75 से, पर हमने डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में भी तो रोल प्ले किया था, तो डिवेंचर तो कम हो गए हमारे। तो हमें क्या, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जब हमने लगाया था यहाँ पे 304 का डेट लिया था, जिसमें वो 268 के डिवेंचर जुड़े हुए थे, जिसमें 75 की फेस वैल्यू अपने पास और कैंसिल कर दिए, तो हमें माइनस करके नहीं लेना चाहिए था बेटा। यहाँ पे अब आपका अजम्पशन बनती है, हमने ये माना है हो रही दोनों घटनाएं 2 तारीख को है, हम मान के चले क्वेश्चन में इसकी घटना के बारे में पहले लिखा तो पहले ही हो रहा है, मतलब सुबह ही हो रहा है, तब तक डेट 268 प्लस 36 304 ही है, तब तक कैंसिल नहीं करें जब बायबैक करने जा रहे हैं। तो शाम को आपने करा है, हाँ अगर ये घटना पहले हो जाती, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन का था, तो अगर ये घटना पहले हो जाती तो फिर हम डेट कम कर देते, फिर हम डेट कम करके ही लेते, और इनफैक्ट अगर जो प्रॉफिट हुआ था 15 का वो भी पीएनएल में जाता है तो वो बढ़ जाता, ठीक है ना। तो वो आपके पास में फर्क पड़ता इन द आंसर, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली फर्क आ रहा होता है, ठीक है ना। बट हमने माना है कि पहले बायबैक का इवेंट हुआ, फिर आपके पास में जो है कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर की घटना हो रही है, तो उससे आपके पास में क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना बात। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात है। क्या ये बात भेजे में गई, फटाफट से बताओ, क्या ये बात दिमाग में गई? बिकॉज ये ऐसी पता है कि छोटी छोटी चीजें जहाँ कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, और मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सी भी कन्फ्यूजन आए, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर बेटा एक और क्वेश्चन है जो सिखाना, पर उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट सिखाना चाहता हूँ, जो इंस्टीट्यूट के ना स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। उसमें पॉइंट दे रखा है, वैसे पूरा चैप्टर कभी हुआ करता था सी इंटर में, पहले ओल्ड स्कीम में May 24 से ही पहले हुआ करता था, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट अभी मतलब इसको लेके जो चैप्टर है वो आप सीए फाइनल में कराया जाता है आपको। दिस इज अबाउट ईसॉप की अकाउंटिंग, ये जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्ते दाम पे शेयर ऑफर करती है, वो स्कीम होती है पूरी, भाई 2-3 साल काम करो टिके रहो, फिर आपको शेयर मिलता है सस्ते रेट में, तो उसकी का एंट्रीज का है। नो ये पर्टिकुलर क्योंकि इतनी सी एंट्री जो है हमारे पास इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में यूज किया, तो मैं उसको सिर्फ उतनी सी पार्ट को सिखा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन की लोड नहीं है ना। तो ये पॉइंट मेरे साथ समझ लेंगे, इसमें एंट्री क्या डलती है, तो मैं एंट्री आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो होता क्या बेटा, यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कंपनी के पास 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब कंपनी ने टोटल में अपने एम्प्लॉयज को बोला हुआ है 1 लाख शेयर्स उन्हें मिल सकते हैं, मतलब वो स्कीम पहले से अनाउंस करके 1 लाख शेयर मिलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज को कितने में, 20 में, 20 रुपए मिलेंगे, जबकि मार्केट में प्राइस 30 है, तो 30 वाला 20 में देने जा रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को आज एम्प्लॉयज ने पैसा दिया 50,000 शेयर का, और फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो बेटा इसमें एंट्री पता क्या डलती है, हमें सिर्फ एंट्री आज की देखनी है, वैसे ये एंट्री निर्भर करती है पूरी स्कीम के ऊपर जब हम अनाउंस करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब हम स्कीम अनाउंस करते हैं ना, तब होता क्या है, हम ओवर द पीरियड ऑफ द स्कीम एक एंट्री डालते जाते हैं, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये हमारा खर्चा जो है पीएनएल में चले जाता है, ये हम एंट्री डालते बेटा कब, ओवर द स्कीम पीरियड, मतलब इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड के दौरान डालते हैं। और ये हम अपने पास क्या करते हैं, ये हम एंट्री डालते हैं जितने हम स्टॉक ऑप्शन देने जा रहे हैं उन्हें कितने सस्ते पे दे रहे हैं, वो जो एक्सपेंस है जितना हम सस्ता दे रहे हैं वो अपना खर्चा बुक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर में हमारा जो है 30 का शेयर है 20 पे दे रहे, तो हम 10 रुपीज एक तरीके से डिफरेंशियल है जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ये 1 लाख ऑप्शन से इंटू 10 रुपए के हिसाब से बुक कर रहे होते हैं, पर ये हम ओवर द पीरियड कर रहे होते हैं।
2 साल 3 साल में बांट के कर देते हैं। मान लो अगर 2 साल का पीरियड है तो इस टोटल 10 लाख को हम 2 साल में बांट देंगे, 5-5 लाख। 4 साल पीरियड है तो हर साल 2.5 लाख। ये तब एंट्री डलती है जितने समय में हमने आज स्कीम अनाउंस करी तब से लेकर जब तक इंप्लॉइज को टिके रहना है, दे बिकम एलिजिबल टू बेसिकली परचेज द शेयर फ्रॉम द कंपनी। ठीक है ना, पैसे दो और शेयर ले जाओ। ये एंट्री पहले डल चुकी होती है। नाउ तो क्वेश्चन विच कम्स इज, वो हमें बता रहा है कि आज जिन्होंने पैसा दिया हम उसकी एंट्री डालेंगे। तो जब पैसा आता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं बेटा जी, हमें एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में क्या आएगा, जो बेटा ऑफर प्राइस है, जितने में आपने उन्हें ऑफर किया है। अब ऑफर कितने में किया बेटा जी, ऑफर किया हमने 50,000 शेयर दिए हैं, वो पैसा कितने दे रहे हैं, 20 रुपए पर शेयर दे रहे हैं, तो दैट इज 10 लाख। यहां जाता है जितना मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस है, जितना आपने सस्ता दे रहे थे एक प्रकार से। तो 30 वाला शेयर हम उन्हें 20 पे दे रहे हैं, तो जो 10 रुपीज है, मतलब जितने का हमने पिछले सालों में एक्सपेंस रिकॉर्ड करा था, जो एक्यूमुलेट करा था वो, तो 50 जो ये रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने किया 1 लाख का था, आज पैसे इतने क्या रहे, बाकी क्या आ जाएंगे, बाकी क्या आ जाएंगे या नहीं आएंगे तो उसका रोल बाद में होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में 50 विच इज 5 लाख। यहां आता है बेटा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू विच इज 50,000 इंटू फेस वैल्यू है 10, 5 लाख। और सिक्योरिटी में जाता है बेटा मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू विच इज 20 रुपए, 30 माइनस 10, 20 रुपीज, तो 50,000 इंटू 20। वैसे इसको लेके बहुत सारी बातें, डिटेल अकाउंटिंग वगैरह बेटा आपको मैं सीए फाइनल में सिखाता हूँ, एक पर्टिकुलर पूरा वहाँ पे स्टैंडर्ड आता है। ठीक है ना, तो वहाँ हम सीखते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक लौते क्वेश्चन के अकाउंटिंग के अंदर में ये पॉइंट है, तो इसलिए आपका इतना ही है। ये एंट्री उस क्वेश्चन के अंदर में डलती है, इतना सा पॉइंट आता है तो वहाँ पे एंट्री आती है। अच्छा, इसमें और बातें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान सुनना। ये जो ओवर द पीरियड पहले डल चुका होता है, ये तो खर्चा है जो डेबिट के पीरियड में जा चुका होता है। ये जो हम क्रेडिट करते हैं ना, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जिसे हम डेबिट कर रहे हैं, ये हमारा एज पर द नियम के हिसाब से ये हमारा बैलेंस शीट में दिखता है बेटा ओरिजिनली अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ये कहाँ दिखता है वैसे, रिजर्व एंड सरप्लस में, जो हम ये क्रेडिट कर रहे हो। हाँ, यहां तो वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा भाई। अगर इंप्लॉइज पैसा नहीं देते क्योंकि उनके ऑप्शन है, तो ये अमाउंट उठ के फिर जर्नलिज्म में चले जाते हैं। अगर समय खत्म हो गया, मान लो एक्सरसाइज करने का, पैसा नहीं दिया, तो ये अमाउंट फिर जो बचा हुआ है जर्नलिज्म में चले जाता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करी, यहाँ कह रहा है 50 ने पैसे दिए, मैं 50 की एंट्री डाली, बाकी 50 के बारे में नहीं बता रहा। पर वैसे क्या होता है, जिन्होंने पैसा दिया वो यूज हो गया, जिन्होंने अपना नहीं अवेल किया उनका जर्नलिज्म में चला जाएगा, जो अमाउंट हमने इकट्ठा किया। पर ये दिखता कहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में। पर इस क्वेश्चन की मजेदार बात क्या थी, वो ये थी, उसने बोला था कि इट वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो क्या है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिख नहीं रहा ये वाला अमाउंट, तो उसने लिख के दिया था करंट लायबिलिटीज में, तो हम करंट लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं। वैसे नहीं होता, वैसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। अगर आपसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के चैप्टर में पूछे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ थे, तो हमेशा बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, जैसे बाकी रिजर्व दिखते हैं, सिक्योरिटी पे हम जनरल रिजर्व, पीएनएल, कैपिटल, वैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला था अंडर करंट लायबिलिटीज, तो वो इसलिए आ रहा है। दूसरी चीज, जो हमने शेयर इशू करे, क्या हमारे पास बैंक में पैसा है, यस। क्या हमारी कैपिटल बढ़ी, यस। तो क्या जो ये फेस वैल्यू से कैपिटल बढ़ी, अगर मेरा बायबैक का क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको अपने पास वहां पे माइनस करूंगा, द आंसर इज नो। मैं इसका 5 लाख का माइनस नहीं करूंगा। ठीक है ना, द रीजन इज बिकॉज दीज शेयर्स वर नॉट इशूड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, क्योंकि इसके लिए तो स्कीम 3 साल 4 साल पहले अनाउंस करी होगी ना। हम तो आज जो शेयर्स इशू करते हैं, और वो भी उसमें बोलते हैं शुड नॉट बी ऑफ द सेम क्लास। चलो आप इस क्वेश्चन में कहते हो मैं प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रहा हूँ, तो क्या उसमें इसका बेनिफिट ले सकते हो, नहीं, क्योंकि दीज शेयर्स वर नॉट इशूड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ये तो ऑप्शन दिया था हमने कभी पहले 3-4 साल पहले। तो बस ये जो शेयर इशू कर रहे हैं, इसका बेनिफिट
CRR बनाने के समय हम नहीं लेंगे, वो माइनस नहीं करेंगे 5 लाख। मुझे दो एक चीजें एक्स्ट्रा बतानी थी, करंट लायबिलिटीज में जुड़ा हुआ था वो, इसलिए करंट लायबिलिटीज कम होगी ये वाले अमाउंट से, और इसका हम बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए स्कीम पहले अनाउंस करी थी फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक के लिए नहीं थे, तो इसलिए आपका बेनिफिट नहीं देंगे ताकि ये पॉइंट हमारा खत्म होता है वो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के शेडीमेट के क्वेश्चन में पॉइंट है। जो बच्चे तो रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक के कोई भी लगा रहे हैं वहाँ तो क्वेश्चन पूरा ही होता है, तो कई बच्चे अपने पास सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट वाले का समझ नहीं आता है, तो उसके लिए मैं पॉइंट अलग से समझा रहा हूँ ताकि हमारा क्लियर हो जाए पॉइंट में क्या रोल थी, चीज़ें क्या थी, ठीक है ना। ओके सर, एक और क्वेश्चन था जो ना इंस्टीट्यूट ने, बेटा मैं लास्ट पार्ट करना चाहूँगा, जो इंस्टीट्यूट ने अपने पास ना एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा जो उन्होंने एमटीबी में दिया 1-2 बार, वो है थ्योरी क्वेश्चन पर एडवांस अकाउंट के एमटीबी में दे दिया। मुझे लगा मैं डिस्कस कर लूँगा, एक्चुअली इट इज एज पर दी कंपनी लॉ, मतलब वो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे है, मतलब जो हम लीगल प्रोविजन है ना उसमें 1-2 और छोटी प्रोविजन आते हैं बारीकी वाली कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, पेमेंट्स वगैरह को लेके, अपनी एनुअल रिटर्न वगैरह की फाइलिंग करी होनी चाहिए, तो उसको लेके है। तो मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ जल्दी, मतलब प्रैक्टिकली है बट थ्योरी वाला, क्योंकि देखो एमटीबी में भी है 4 नंबर का आपके पेपर बन के आ जाए, तो इसलिए मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। अल्फा केमिकल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने बायबैक करना चाहिए 12% इक्विटी शेयर कैपिटल का फ्री रिजर्व से अंडर सेक्शन 68, स्क्रूटनी पे कुछ डिटेल्स पता चली। अब उसने हमें 4 पॉइंट बोल रहा है, हमें बता रहा है एग्जामिन द कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 70 एंड स्टेट वेदर कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है। तो सेक्शन 70 के अंदर में कुछ प्रोविजंस दे रखे बेटा, ठीक है ना, कि कंपनी साफ सुथरी होनी चाहिए मतलब सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए तभी आप बायबैक करोगे। जैसे क्या, कंपनी इंटेंड्स टू रूट द बायबैक थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी, आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू करना चाहते हैं जो बायबैक है, तो वो परमिसिबल नहीं बेटा सब्सिडरी के थ्रू, तो बायबैक थ्रू सब्सिडरी ही परमिसिबल नहीं है, तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग द होली ओन सब्सिडरी, तो परमिसिबल नहीं, तो वो सेक्शन 70 में बातें लिखी जिसको लेके क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही अगला एक पॉइंट है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन टू पब्लिक सेक्टर बैंक विच वाज फुल्ली रीपेड 27 मंथ्स अगो। कहते कंपनी ने ना कभी एक लोन की पेमेंट नहीं दी थी, टर्म लोन लिया था बैंक से, लोन लिया था पीरियड के लिए, उसकी रीपेमेंट नहीं करी थी, हाँ पर 27 महीने पहले फुल्ली रीपेड करती था, मतलब ऑलमोस्ट 27 महीने बोलोगे 2 साल और 3 महीने पहले। अब इसमें पता है क्या प्रोविजन है हमारी कंपनी लॉ की, वो कहता है आपने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, हाँ अगर डिफॉल्ट करा और उसको रीपे कर दिया तो कम से कम बायबैक तक 3 साल का गैप हो जाना चाहिए, कितना 3 साल का, तो यहाँ पे वो 27 महीने का बस, वो कूलिंग पीरियड है एक प्रकार का। डिफॉल्ट अगर किया तो हमारे पास कंपनी दैट इज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट कैन बाय बैक ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ डिफॉल्ट, मतलब 3 साल के बाद, क्योंकि यहाँ 27 महीने हुए हैं जो कि 3 साल 36 मंथ से कम है, ठीक है, तो अभी आपके पास बायबैक नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट आ गया। फिर कंपनी ने अपने पास में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, तो बेटा वो आपके पर करना होता है, तो वही चीज़ है, बायबैक प्रोहिबिटेड होता है अगर कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कंपनी ने फेल किया तो नहीं कर सकते बायबैक, ठीक है ना। और फिर एक है, कंपनी है डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड इन द लास्ट ईयर बट अमाउंट रिमेन्स अनपेड है फ्रॉम 35 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन, तो कंपनी नॉट पड़ते हैं हमें डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज के अंदर पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपने 35 डेज हो गया पे नहीं किया, ठीक है ना, तो अनपेड डिविडेंड है फॉर मोर देन 30 डेज, तो अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया विद इन 30 डेज वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यहाँ पे 35 डेज हो गया डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे इसलिए वो बायबैक अपने पास में नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज प्योरली अबाउट कंपनी लॉ। सिंस ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के एमटीपी में गिवन था, मतलब एडवांस अकाउंटिंग, तो मुझे था कि मैं एक बार इसको भी डिस्कस कर दूं सो दैट बच्चे को नया आसान ना लगे, कई बार बच्चे जो करते हैं उन्हें देखने में लगता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करूं चैप्टर के अंदर बेटा बेसिक एंट्रीज है और 3 टेस्ट कंडीशंस है, 3 टेस्ट कंडीशंस है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ आती है। एक छोटा सा और पॉइंट है जो मैं आपके केस स्टडीज में आता है, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, पहले मेरे साथ 3 टेस्ट कंडीशंस वाले को याद रखो। देखो आपको एंट्रीज आती है, शेयर कैपिटल को अपने पास डेबिट करना है फेस वैल्यू से, प्रीमियम बायबैक एक्स्ट्रा टू इक्विटी शेयर बायबैक, पे करोगे इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ कर दो सिक्योरिटी में से, नहीं है तो पीएनएल रिजर्व, फिर सीआरएम भेजना है, कितना, जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर वगैरह इशू करे, उतना सीआरएम में जाएगा, कहाँ से, जनरल रिजर्व पीएनएल से। सिक्योरिटी में यूज कर सकते हो, हम करते नहीं है एंट्रीज के लिए, बट सिक्योरिटी में इज अ फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ओके, जब क्वेश्चन आपसे बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक या वो अंडर द कंपनीज एक्ट है कि नहीं, तो 3 टेस्ट कंडीशन लगानी है। पहली, शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर, टोटल इक्विटी शेयर्स का 25% सीधा। दूसरी, रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, उसका 25% लेना है। वो जो ऐड करके अमाउंट आ रहा था उसे बोलते हैं प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसका 25% किया डिवाइड बाय बायबैक प्राइस किया,
तो आपका रिसोर्स है। डेट इक्विटी में क्या करना है, प्रेजेंट इक्विटी ली जो इस टेस्ट में आ रही थी ये वाली, ठीक है, माइनस मिनिमम इक्विटी, वो क्या है, डेट का आधा। और डेट में क्या क्या चीज है वो मैंने आपको समझा दी थी क्या क्या लेनी है, ठीक है, डेट का आधा। डिफरेंस लिया, डिवाइडेड बाय क्या करना है, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। उससे आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप कर सकते हो। अगर मल्टीपल डेट्स होता है तो देखेंगे जो डेट ज्यादा वाले हैं उसमें अप्लाई नहीं हो रहा होता, क्योंकि प्रेजेंट इक्विटी से ज्यादा ही मिनिमम इक्विटी आ रही होती है, बराबर होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तीनों में से जो लोएस्ट है उतने शेयर आप बायबैक कर सकते हो, ये हमारे होते हैं। अच्छा, इसमें ना जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। आप जब अपने केस स्टडीज करते हैं वहां पे मतलब आपके पास में क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन वो पूछता है अलग से, मैं उसको आंसर करना चाहता हूँ। मैं डेट इक्विटी रेशियो वाला देखना सिर्फ मेरे साथ। डेट इक्विटी रेशियो जब हमने बेटा इस क्वेश्चन में किया था तो यहाँ पे ना हमने बोला था जैसे प्रेजेंट इक्विटी थी 1440 जो इस टेस्ट में आ रही थी, मिनिमम इक्विटी आ रही थी, डेट का आधा हमने कर दिया था 1000, ठीक है ना। और हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था, आई थिंक जो सॉल्विंग करके दिखाई थी, डिवाइडेड बाय 40 करके, 30 का बायबैक प्राइस था प्लस फेस वैल्यू करके इतने शेयर आ गए थे। वो मैंने पूरा लॉजिक यहाँ आपको समझाया था कि हम क्यों करते हैं ऐसे। कई बार ना आपके एमसीक्यूज में ना क्वेश्चन पूछता है वो कि वो डेट इक्विटी रेशियो की बात करेगा और बोलेगा फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड ना, इसका यहाँ रोल नहीं होता, वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है। अब यहाँ दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, क्या वर्ड बोलेगा बेटा, फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब ये बात उसी बच्चे को समझ आ रही होगी जो बच्चा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बना होगा, ठीक है ना। और ये आपको मदद करती है कब, एमसीक्यू जो आपकी केस स्टडीज आती है वहां के लिए पॉइंट है। इन क्वेश्चन में तो इसका रोल ही नहीं है। नॉट इज फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, तो बेटा वो पता है क्या होती है, वो होती है प्रेजेंट इक्विटी जो आज आपके पास है माइनस जितना आप सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रेजेंट इक्विटी माइनस सीआरआर में ट्रांसफर, जैसे कि इस क्वेश्चन में था प्रेजेंट इक्विटी कितनी थी 1440, तो 1440 माइनस आप कितने शेयर बायबैक कर रहे हो 11,011, और सीआर में कितना भेजोगे इंटू 10, तो 11 इंटू 10, क्योंकि सीआर में तो फेस वैल्यू जाएगी ना, सीआर में तो फेस वैल्यू जाएगी, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू फेस वैल्यू, तो ये बनेगा 1330। देखो यहाँ पे ना लिख के दी हुई है, हाउएवर उसका रोल इन क्वेश्चन में नहीं होता, यहाँ तो शेयर निकालने, यहाँ तो शेयर निकालने। एक और चीज होती है मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, जो आपको कई बार पूछा होता है, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक। मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा यार बच्चों को कोई पॉइंट बचना नहीं चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट है चाहे वो एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो बेटा ये क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ रहे हैं ना यहाँ पे टेस्ट से, इनटू बायबैक प्राइस, कि आप कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। जो हम इक्वेशन जब करते हैं तो बेसिकली जो वाई की वैल्यू होती है इक्वेशन वाले में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ शेयर थे 11 इंटू बायबैक प्राइस था 30, तो दैट इज 330। दिस इज द मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट ऑफ बायबैक। और एक है फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, विच इज होता है प्रेजेंट इक्विटी माइनस जितना आप सीआर भेजोगे। अब आपके पास में एटलीस्ट जो इवन केस स्टडीज एमसीक्यूज है ना, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेटा मैंने आपके साथ बायबैक रिलेटेड चैप्टर में जितनी भी चीजें जितने भी पॉइंट्स है ना, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी पॉइंट था, वो सब आपको यहाँ पे कवर करा दिया। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं लास्ट में आपके साथ बेटा बस एक ही चीज बोलूंगा, मैंने इनफैक्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था, नोट्स वगैरह भी कहाँ मिलेंगे और वन शॉट्स वगैरह भी जो अवेलेबल है। एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से और थी, वो ये थी बेटा, इन वन शॉट्स का आप वन शॉट के एंगल से देख रहे हैं, आप रिवीजन वीडियो के एंगल से देख रहे हैं, आप लास्ट जो पेपर आपके पास आसपास है आप जब भी देख रहे हैं, ठीक है ना, कभी भी आप देख रहे हैं पेपर से 3 महीने पहले, पेपर से 4 महीने पहले, पेपर से 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इनका बेनिफिट कब मिलता है, जब आप अपने एंड पे बिना इसके बाद खुद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते हैं। क्या आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हाथ से सॉल्व करके देखो, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस चूज करे होते हैं जो सबसे बढ़िया शानदार क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। नाउ टिल द टाइम आप अपने पास खुद नहीं करके देखेंगे, आप मान लीजिए खुद एंट्रीज नहीं डाल रहे, आप खुद वो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है वो जो 3 टेस्ट कंडीशन नहीं लगा रहे, आप एंट्रीज नहीं डाल रहे, आप जब बैलेंस शीट बना के नहीं देख रहे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर कि अपने एंड पे खुद प्रैक्टिस करना, बिकॉज ओनली देन आप लोगों को पता चलेगा। पेपर में यार आपने खुद पेपर देकर अपना दिमाग लगाना है, तो जब तक आप खुद एक बार के लिए एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन लेके नहीं बैठेंगे, चाहे वो इसमें से देखा भैया मैंने मेरे साथ सुन लिया, जब तक आप उसे खुद प्रोसेस नहीं करेंगे, खुद हाथ नहीं चलाएंगे, तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सो वो चीज ध्यान रखना। बाकी मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, अपनी मेहनत करते रहो, खुश रह के अपने पास पढ़ाई करो, टेंशन ज्यादा मत लिया करो। ठीक है ना। एंड जस्ट स्टे काम, फोकस एंड कॉन्फिडेंट फॉर योर स्टडीज। जितना ज्यादा डरोगे, जितना ज्यादा घबराओगे, उतना ज्यादा कई बार समय खराब होता है। अपना कर्तव्य सिर्फ एक है, मेहनत करना। हम वो मेहनत करेंगे और हमें अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा, विच इज क्लियरिंग ऑफ अवर एग्जामिनेशन, अगर हम सही तरीके से मेहनत करें। देखिए यहाँ पे बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा, वो जीवन में कभी भी नहीं मिलता। तो हम अपनी मेहनत तो करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाओ अपने एग्जामिनेशन के लिए, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन मेहनत कर रहे, सारी टिकिंग ऑफ बॉक्सेस कर रहे, तो यू विल श्योरली गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों। और मेरी बेस्ट विशेष तो हमेशा आप लोगों के साथ ही है। इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट मतलब आते भी जा रहा है, आ भी चुका है, वन शॉट्स वगैरह है, चीजें जो बहुत सारी है। ठीक है ना। एंड लव यू, बहुत ही मजा आप लोगों के साथ इस सेशन में, होपफुली आपको भी आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।